हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। द बुक ऑफ एस्पर यानी मैजिक एम्परर के एपिसोड 3 के साथ हाजिर हूँ। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लास्ट एपिसोड के एंड पे जू फैन को पता चलता है कि फैंग सिटी की काई फैमिली के यंग मास्टर के साथ हमारी मिस जिया की शादी होने वाली है। जू फैन कहता है अगर मिस जिया की शादी उस फैमिली में हो जाती है तो हो सकता है कि मेरा मैजिक ऑफ हार्ट खत्म हो जाए और मैं आजाद हो जाऊं। वो उनसे कहता है चलो फिर जल्दी से फैंग सिटी चलते हैं और इसकी शादी करवाते हैं। तो एपिसोड 3 की शुरुआत में फैंग सिटी दिखाया जाता है। वो लोग फैंग सिटी पहुंच जाते हैं। सारे लोग फैंग सिटी पहुंचकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। टोंगलिंग उससे पूछता है जू फैन से, तुम्हें कैसा लगा, तुम तो पहली बार फैंग सिटी आए हो। जबकि जू फैन उसे देखकर कहता है ये तो बस एक छोटा सा गांव है, पता नहीं ये लोग इसे सिटी क्यों कह रहे हैं। जू फैन कहता है क्या हम लोग सीधे काई फैमिली नहीं जा सकते। इस जिया उसे कहती है नहीं, हम लोग डायरेक्टली वहाँ पर नहीं जा सकते, पहले मैं और मेरा भाई वहाँ पर जाएंगे, उनसे बात करेंगे और उसके बाद तुम लोगों को बुलाया जाएगा। टोंगलिंग कहता है कोई बात नहीं, हम लोग यहीं पर रुकेंगे। जू फैन कहता है अब ये क्या बात हुई, पता नहीं तुम्हें वहाँ पर कितना टाइम लगेगा। टोंगलिंग उसे कहता है अगर हम लोग भी 7 दिन के वहाँ पर डायरेक्टली चले जाते हैं तो वो लोग पता नहीं क्या सोचेंगे। ये सारे नोबल लोग हैं, इनकी फैमिली में अगर गुलाम सीधे चले जाएं तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। लोग यहीं सामने वाले होटल में जाकर रुकते हैं और रेस्ट करते हैं। जू फैन उन दोनों से कहता है ठीक है तुम दोनों काई फैमिली चली जाओ। कि वो टोंगलिंग से कहता है तुम यहाँ पर सामने वाले होटल में रूम बुक करवाओ, मैं यहाँ पर सिटी को घूम कर आता हूँ। इसी वक्त मिस जिया का भाई आके बढ़ता है और उसे कहता है भाई गुलाम कहीं के, तुम यहाँ पर हमारी लू फैमिली की वजह से आए हो और आजकल तुम कुछ ज्यादा ही फुदक रहे हो। एक बार मेरी बहन की काई फैमिली में शादी होने दो, मैं अपने जीजा जी के साथ मिलकर तुम्हें दिखाऊंगा कि गुलाम की औकात क्या होती है। जू फैन आगे बढ़ता है और उसकी बैक में किक मारते हुए कहता है जाओ दफा हो और जाकर अपने जीजा जी के साथ जाकर मिलो। मिस जिया का छोटा भाई फिर से उसके पास जाकर रोना शुरू कर देता है। मिस जिया उसे कहती है तुम इस तरह की हरकतें क्यों करते हो, तुम्हें पता है कि तुम हमारे सर्वेंट हो, फिर भी तुम अपने मास्टर को कैसे मार सकते हो। जू फैन कहता है तुम्हारे भाई ने पहले शुरुआत की थी, इसे कहो कि फालतू में मुझसे पंगा न लिया करे। अगर तुम्हें लगता है कि मैं बहुत ज्यादा बुरा हूँ मुझे आजाद कर दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मिस जिया उसकी बात सुनकर आगे से कोई भी जवाब नहीं देती। फिर जू फैन वहाँ से चला जाता है। टोंगलिंग भी उसके साथ साथ आगे बढ़ जाता है और उसे कहता है ब्रदर जू तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, चाहे जो भी हो वो तुम्हारा यंग मास्टर है, तुम उसे किक कैसे मार सकते हो। जू फैन उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, मैं ऐसा कर सकता हूँ, छोटा कीड़ा मुझे बहुत ज्यादा तंग करता है। जू फैन जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ता है वहाँ पर एक बंदा क्रिस्टल्स बेच रहा होता है, लेकिन एक यंग लेडी उसके सामने खड़ी होती है और कहती है तुम्हारे क्रिस्टल्स फेक है। वो शॉप ओनर उसे कहता है लगता है कि तुम्हारी आंखें खराब हैं, तो बिल्कुल असली जेड स्टोन है, मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करके इस जेड स्टोन को हासिल किया है, अगर तुम्हें नहीं खरीदना तो जाओ यहाँ से, मेरे कस्टमर खराब मत करो। सकता है कि शायद तुम्हें इस जेड के बारे में पता ना हो, ये फेक नहीं है, ये बिल्कुल असली है। तो नोबल लेडी उसे कहती है हाँ मुझे जेड्स के बारे में इतना ज्यादा नहीं पता, लेकिन मैंने असली के जेड देखे हुए हैं और तुम्हारे जेड को देखकर लग रहा है ये फेक है। वो दुकानदार हंसते हुए अपने कस्टमर से कहता है जरा देखो तो सही इस नोबल लेडी को, इसने सिर्फ एक बार जेड क्रिस्टल को देखा है और इसे लगता है कि इसे असली और नकली की पहचान हो गई है, ये तो एक बहुत बड़ा मजाक है। तो नोबल लेडी उसे कहती है हाँ वाकई में मुझे असली और नकली की पहचान है। शॉप ओनर उसे कहता है प्लीज मैडम यहाँ से चली जाए, आप मेरा बिजनेस खराब कर रही है, अगर आपको कुछ नहीं खरीदना तो यहाँ से जा सकती है। तो यहीं पर हमारे हीरो की एंट्री होती है। वो उसे कहता है तुम्हारा जेड बिल्कुल नकली है, मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं कह रहा, मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ कि तुम्हारा जेड क्रिस्टल नकली है। जू फैन और टोंगलिंग दोनों उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। जू फैन कहता है हाँ मैंने बिल्कुल ठीक कहा, तुम्हारा जेड नकली है और मैं इसको साबित भी कर सकता हूँ। वो शॉप ओनर चिल्लाकर उसे कहता है अब तुम कहाँ से आ टपके, अगर तुम साबित कर सकते हो तो साबित करके दिखाओ कि मेरा जेड नकली है। मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर मेरा बिजनेस खराब करने के लिए आए हो, तुम तो सिर्फ ऐसे ही बकवास कर रहे हो, मेरे सारे के सारे क्रिस्टल बिल्कुल असली है। जू फैन हंसते हुए उससे कहता है अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं तो चलो फिर टेस्ट करके देख लेते हैं, मैं तुम्हें साबित करके दिखाता हूँ तो तुम्हारे जेड क्रिस्टल नकली है। जू फैन वहीं टेबल के ऊपर पानी का एक प्याला रख लेता है। वहाँ पर इर्द गिर्द बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं। वो उन सबसे कहता है मैंने इस प्याले के अंदर नॉर्मल वाटर डाला हुआ है जो कि आप कहीं से भी ले सकते हो और इसके अंदर मैं सल्फर के टुकड़े डालने वाला हूँ, तुम अपनी जेड क्रिस्टल को मुझे दे दो, हम इस पानी में उसे डालेंगे और हमें पता चल जाएगा कि वो नकली है या असली है। शॉप ओनर से अपना जेड क्रिस्टल देते हुए कहता है चलो फिर देखते हैं। जू फैन उस क्रिस्टल को पानी के अंदर डाल देता है। क्रिस्टल का रंग पहले ग्रीन कलर का होता है, जैसे वो पानी के अंदर जाता है उसके ऊपर से उसका रंग उतरना शुरू हो जाता है और सारा पानी भी रेड कलर का हो जाता है। तो शॉप ओनर बाकी के लोग भी देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, उसका क्रिस्टल वाकई में नकली होता है। जू फैन उसे कहता है तुम सब लोगों को सरप्राइज होने की जरूरत नहीं, ये क्रिस्टल तो पहले से ही फेक था, जैसे इसे पानी के अंदर मैंने डुबोया इसके ऊपर जो रंग चढ़ाया गया था वो उतर गया।
ज़ूफेन उस क्रिस्टल को हाथ में पकड़ते हुए कहता है, अब तुम्हें ये बात मानना होगी कि ये नोबल लेडी बिल्कुल ठीक कह रही थी, ये क्रिस्टल नकली है। वो शॉप ओनर कहता है, अच्छा ठीक है, मैं ये बात मान लेता हूँ। वो नोबल लेडी उसे कहती है, तुम्हारा ये जेड स्टोन 3 स्पिरिचुअल स्टोन का है, अगर तुम देना चाहो तो मैं खरीद लूंगी, क्योंकि ये एक फेक स्टोन है। इसी वक्त उस शॉप ओनर के सर में कुछ लगता है। वो पीछे की तरफ देखता है और कहता है, मुझे पत्थर किसने मारा? तो पीछे जितने भी कस्टमर उससे क्रिस्टल लेकर गए होते हैं वो सारे अपने क्रिस्टल्स लेकर वापस आ जाते हैं और कहते हैं, हमें रिफंड चाहिए, तुमने हमें धोखा दिया है। और फिर सारे मिलकर उसको पीटना शुरू कर देते हैं। वो शॉप ओनर उसे कहता है, बच्चे तुम इंतजार करो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें कभी माफ नहीं करने वाला, तुमने तो मेरे बिजनेस का कबाड़ा कर दिया है। वो नोबल लेडी उसे कहती है, यंग मास्टर तुम्हारी आंखें तो बहुत ज्यादा तेज हैं, मुझे पहले से पता था कि वो क्रिस्टल फेक है, लेकिन मैं उसको साबित नहीं कर सकती थी। ज़ूफेन उसे कहता है, हाँ मैं पहले भी इस तरह की चीजों को एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, इसलिए मुझे मेथड आता था। ज़ूफेन उसे कहता है, क्या तुम वाकई में उसे 3 स्पिरिचुअल स्टोन से खरीदना चाहती थी, ताकि तुम ये बात जानती हो कि वो एक फेक क्रिस्टल है? नोबल लेडी उसे कहती है, नहीं, मैं उसे खरीदने वाली नहीं थी, मैं तो बस लोगों को बता रही थी कि ये क्रिस्टल्स फेक हैं और ये बंदा उन्हें धोखा दे रहा है। और फिर वो औरत वहाँ से चली जाती है। ज़ूफेन उसकी तरफ देखकर सोच रहा होता है, इस लड़की की आंखें तो बहुत ज्यादा जहरीली है, मेरे पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है ऐसे लोगों को जानने का। ज़ूफेन टोंगलिंग से कहता है, तुम वापस होटल में चले जाओ, और इसके अलावा मुझे तुमसे 10 स्पिरिचुअल स्टोन उधार चाहिए। टोंगलिंग कहता है, लेकिन तुम्हें क्यों चाहिए? ज़ूफेन कहता है, मुझे कुछ खरीदना है। टोंगलिंग उसे अपनी पोटली में से 10 स्पिरिचुअल स्टोन्स निकाल कर देता है और साथ ही रो रहा होता है, जबकि ज़ूफेन उन स्पिरिचुअल स्टोन्स को लेकर एक बंद गली में चला जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि वो शॉप ओनर उसे वहीं पर मिलने वाला है। ज़ूफेन जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ता है, वो शॉप ओनर निकलता है। ज़ूफेन कहता है, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। शॉप ओनर भी हैरान हो जाता है और कहता है, लेकिन तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? तुमने तो मेरे बिजनेस का कबाड़ा किया है, तुम अब यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? ज़ूफेन कहता है, मैं तुमसे वो जेड क्रिस्टल खरीदने के लिए आया हूँ, थोड़ी देर पहले जिसे मैंने नकली साबित किया था। मैं तुमसे वो स्टोन खरीद लूंगा, मैं तुम्हें 10 स्पिरिचुअल स्टोन्स दूंगा। 10 स्पिरिचुअल स्टोन्स का सुनकर वो शॉप ओनर भी हैरान हो जाता है। शॉप ओनर उसे कहता है, जबकि तुम्हें पता है कि ये क्रिस्टल नकली है, फिर भी तुम इसे खरीदना चाहते हो, वो भी 10 स्पिरिचुअल स्टोन देकर, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ज़ूफेन उसे कहता है, हालांकि ये क्रिस्टल नकली है, लेकिन मेरे लिए फिर भी काम का है, क्या पता मैं इसे तुमसे भी ज्यादा महंगी प्राइस में बेच सकूं, यानी मैं 10 का खरीद कर शायद इसे 50 में बेच सकूं। वो शॉप ओनर उसे कहता है, अच्छा ठीक है, इसका मतलब तुम भी बिजनेस करना चाहते हो, मैं तुम्हें जब क्रिस्टल दे तो सकता हूँ, लेकिन एक मसला है। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी वजह से मुझे कितना ज्यादा नुकसान हुआ है? मैंने जितने भी क्रिस्टल्स बेचे थे वो सारे लोग वापस करवा गए हैं और अपने पैसे उन्होंने वापस ले लिए, मेरा सारा बिजनेस ठप हो गया और लोगों ने मुझे पीटा भी है। 10 स्पिरिचुअल स्टोन्स इसके लिए बहुत ज्यादा कम है, मुझे बहुत ज्यादा चाहिए। ज़ूफेन उसे कहता है, फिर तुम्हें कितने स्पिरिचुअल स्टोन्स चाहिए? शॉप ओनर को से कहता है, मुझे स्पिरिचुअल स्टोन नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी जिंदगी चाहिए। और साथ ही गली में और भी गुंडे निकल आते हैं। ज़ूफेन उसे कहता है, मैं तो यहाँ पर तुम्हारे साथ बिजनेस करने के लिए आया था, लेकिन तुम्हारा इरादा तो कुछ और ही लगता है। वो हंसते हुए कहता है, तुम अपनी बकवास बंद करो, मैं तुम्हारे साथ बिजनेस नहीं करने वाला, तुम्हारी वजह से मेरा बिजनेस ठप हो गया, मैं तो तुमसे इसका बदला लूंगा और तुम्हें इसके लिए अपनी जान देना होगी, मैं तुम्हें मार डालूंगा। ज़ूफेन आगे बढ़ता और कहता है, तो इसका मतलब हमारी बिजनेस डील यहीं पर खत्म होती है, चलो फिर शुरू करते हैं। साथ ही वो अपने पास से वही गोश्त निकालता है जो कि सोल को चुरा लेते हैं। शॉप ओनर के साथ जितने भी गुंडे होते हैं वो उसको मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो उसके गोश्त को देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। ज़ूफेन चलता हुआ आगे बढ़ जाता है और उसके हाथ से वो क्रिस्टल ले लेता है और कहता है, तुम इस काबिल नहीं हो कि मुझे मार सको। ज़ूफेन वो क्रिस्टल लेकर आगे बढ़ जाता है और पीछे का सीन दिखाती है, वो सारे घोस्ट उन सभी को मार डालते हैं। ज़ूफेन उस क्रिस्टल जेड को लेकर वापस अपने होटल आ जाता है और टोंगलिंग से कहता है, मैं रूम के अंदर जा रहा हूँ, तुम्हें बाहर पहरा देना है, जब तक मैं ना कहूँ किसी को अंदर मत आने देना। टोंगलिंग से कहता है, ठीक है मैं समझ गया। फिर ज़ूफेन दरवाजा बंद करके अंदर चला जाता है और अपने क्रिस्टल को टेबल पर रख देता है। मैजिक एम्परर उसके ऊपर अपना हाथ करते हुए उसकी एनर्जी को फील करता है और कहता है, मैथ बिल्कुल ठीक था, तो वाकई में बहुत ही काम का क्रिस्टल है। इस क्रिस्टल में से एनर्जी निकलती है और वो चमकना शुरू कर देता है। ज़ूफेन कहता है, हाँ ये वाकई में वही है, ये तो फेरी ब्लड क्रिस्टल है। साथ ही वो फेरी ब्लड क्रिस्टल के बारे में बताता है कि ये बहुत ज्यादा रेयर स्टोन है। हजारों मॉन्स्टर्स को मारने के बाद उनका प्योर ब्लड मिलाकर इस क्रिस्टल को बनाया जाता है और इसको बनने में भी हजारों साल लगते हैं, इसलिए ये बहुत ज्यादा रेयर है, लेकिन इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। इस क्रिस्टल को यूज करके कोई भी एक ब्लडी बेबी बना सकता है। मेरे पास जो बुक ऑफ एस्पर थी उसमें ब्लडी बेबी बनाने का तरीका लिखा हुआ था कि फेरी ब्लड क्रिस्टल को यूज करते हुए हम अपने लिए एक ब्लडी बेबी बना सकते हैं। जब आप एक ब्लडी बेबी बना लेते हैं तो अपनी पावर से वो किसी को भी मार सकता है। ब्लडी बेबी इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो होली लैंड में भी कल्टीवेट कर सकता है। 7 एम्परर्स भी उसके सामने कुछ नहीं है, वो भी उसको गुस्सा नहीं दिलाना चाहेंगे। इसको एक्टिवेट करने के लिए मुझे अपने ब्लड की जरूरत होगी। वो अपनी क्लाई को काटता है और अपने ब्लड को क्रिस्टल पर डालना शुरू करता है। ज़ूफेन कहता है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, मैं इतना ज्यादा लकी हूँ, मुझे एक फेरी ब्लड क्रिस्टल मिल गया है। ज़ूफेन कहता है, द बुक ऑफ एस्पर के सीक्रेट के मुताबिक कोई ब्लडी बेबी बनाना चाहता है तो उसे अपनी बॉडी का फ्रेश ब्लड स्टोन के ऊपर डालना होगा, यहाँ तक कि ये क्रिस्टल एक्टिवेट
एक्टिवेट ना हो जाए और इसके अंदर से उसे ब्लडी बेबी की हार्ट बीट महसूस होना शुरू हो जाए। लेकिन तब तक हमें इसके ऊपर ब्लड डालते रहना है। जू फैन कहता है मैंने अपना बहुत ज्यादा ब्लड जाया कर दिया है, अभी मुझे बहुत ज्यादा वीकनेस हो रही है। जू फैन कहता है जिस क्रिस्टल को एक्टिवेट करके अपने लिए एक ब्लडी बेबी बनाना होगा, मुझे इसके ऊपर ब्लड डालते रहना है क्योंकि मुझे दूसरा मौका नहीं मिलने वाला। कि अगर एक बार आप इसके ऊपर ब्लड डालना शुरू करते हैं तो जब तक ब्लडी बेबी बन नहीं जाता आप इसके ऊपर ब्लड डालना रोक नहीं सकते। अगर ऐसा करेंगे तो आप दोबारा इसके ऊपर ब्लड नहीं डाल पाएंगे, क्रिस्टल कभी भी दोबारा एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। लेकिन जू फैन का बहुत ज्यादा ब्लड निकल चुका है, इसी वजह से वो बहुत ज्यादा थका हुआ है और उसे चक्कर भी आ रहे हैं और उसके मुंह से ब्लड निकलता है और कहता है अब मैं और नहीं कर सकता, अगर मैंने और ज्यादा ब्लड डाला तो मैं खुद भी मर जाऊंगा। मुझे लगता है कि मुझे यहीं पर हार मान लेनी चाहिए। और यहीं पर हमारी एपिसोड 3 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। द बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 4 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जू फैन ब्लडी बेबी बनाने की कोशिश कर रहा होता है और वो उस क्रिस्टल के ऊपर अपना ब्लड डाल रहा होता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा फेंट हो जाता है क्योंकि उसका ब्लड बहुत ज्यादा बह चुका है। जू फैन कहता है अगर मैं इसको कंटिन्यू रखता हूँ तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन अगर मैं इसको छोड़ देता हूँ तो मैं कभी भी ब्लडी बेबी नहीं बना पाऊंगा। वो कहता है क्या मुझे यहीं पर हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि अगर मेरी सोल यहाँ से गायब हो जाएगी, अगर मैं मर जाऊंगा तो फिर मैं इस ब्लडी बेबी का क्या करूंगा। साथ ही वो अपनी बैक फ्लैश मेमोरीज में चला जाता है जहाँ पर 7 एम्परर्स उसे कह रही होती हैं मैजिक एम्परर जू जी फैन पता है कि मुझे कौन सी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग करनी है। वो अपने होटल का दरवाजा खोलकर बाहर आ जाता है, जबकि टोंगलिंग अभी भी बाहर ही बैठा होता है। वो उसे कहता है तो तुम फाइनली बाहर आ ही गए। टोंगलिंग उसे कहता है काई फैमिली वाले यहाँ पर आए हुए थे, वो कह रहे थे कि हम लोग काई फैमिली आ सकते हैं, लेकिन तुम क्योंकि बिजी थे इसलिए मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। जू फैन उसे कहता है मुझे एक बात तो बताओ, क्या तुम पिछले 10 दिन से यहीं पर गार्ड कर रहे हो। टोंगलिंग उसे कहता है हाँ तुम्ही ने तो कहा था कि दरवाजे के बाहर पहरा देना है, किसी को भी अंदर मत आने देना। मैं पिछले 10 दिन से यहीं पर खड़ा हूँ। जू फैन हंसते हुए कहता है तुम तो बहुत ज्यादा अच्छे हो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने बहुत ही मेहनत की है। टोंगलिंग उसे कहता है अगर तुम्हें कोई मसला नहीं है तो फिर यहाँ से जल्दी से चलते हैं और काई फैमिली के मेंशन जाकर अपनी यंग लेडी से मिलते हैं। मिस जिया और यंग मास्टर वहाँ पर काफी दिनों से हमारा इंतजार कर रहे हैं। टोंगलिंग जैसे ही आगे आगे चलने लगता है जू फैन उसे कहता है क्या तुम मुझसे ये नहीं पूछोगे कि 10 दिन तक मैं कमरे के अंदर क्या करता रहा हूँ। टोंगलिंग उसे कहता है नहीं, ये तुम्हारा अपना काम था, मैं तुमसे इस बारे में क्यों पूछूंगा। मुझे पता है जब तुम बताना चाहोगे तुम खुद ही मुझे बता दोगे तुम अंदर क्या कर रहे थे। चलो अब जल्दी से काई फैमिली चलते हैं, यंग लेडी वहाँ पर इंतजार कर रही है। जू फैन उसकी बात सुनकर मुस्कुराता है और कहता है ये बंदा तो बहुत ज्यादा भरोसे के लायक है, इस तरह का बंदा अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा जो मुझ पर इतना ज्यादा यकीन करता हो। फिर वो लोग काई फैमिली के मेंशन चले जाते हैं। जू फैन कहता है इनका मेंशन तो बहुत ज्यादा बड़ा है, फैंग सिटी की फैमिली होने के नाते इनके पास काफी ज्यादा बड़ा घर है। लोग जैसे ही अंदर इंटर होने लगते हैं सामने खड़े गार्ड्स उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं तुम लोग कहाँ पर मुंह उठाए चले आ रहे हो, ये काई फैमिली का मेंशन है, कोई गरीब खाना नहीं है। टोंगलिंग उनसे कहता है मेरा नाम टोंगलिंग है और मैं लू फैमिली का हेड गार्डियन हूँ, और इसका नाम जू फैन है और ये लू फैमिली का बटलर है, और हमारी लू फैमिली की मिस जिया तुम लोगों की गेस्ट है। जबकि जू फैन सोच रहा होता है इससे पहले तो ये लोग मुझे अपना गुलाम कहते थे, आज इन्होंने मुझे अपना बटलर बना लिया। टोंगलिंग जू फैन से कहता है 8 दिन पहले मिस जिया ने इन लोगों को बताया था कि तुम उनके सर्वेंट नहीं बल्कि उनके बटलर हो, तुम्हें तो इस बात के लिए खुश होना चाहिए, तुम्हारी तरक्की हो गई है। जबकि जू फैन उसकी बात सुनकर खुश होने की बजाय सोच रहा होता है मैं एक डीमन एम्परर हूँ, लोगों ने मुझे यहाँ पर बटलर बना रखा है। साथ ही वो कहता है लेकिन काई फैमिली के ये गार्ड्स ये तो बहुत ज्यादा बुरे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये हमें अंदर जाने देंगे। वो दोनों गार्ड्स हंसना शुरू कर देते हैं और उनसे कहते हैं तो यहाँ पर लू फैमिली से 2 और नमूने चले आए हैं, 2 नमूने पहले से यहाँ पर मौजूद हैं, चलो ठीक है तुम लोग भी अंदर चले जाओ। टोंगलिंग उनकी बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी लू फैमिली के बारे में ऐसी बात करने की। जू फैन उसे खींचता हुआ अंदर ले जाता है। टोंगलिंग उसे कहता है तुम मुझे खींच क्यों रहे हो, मैं उनको अच्छा सबक सिखा सकता था। जू फैन सोच रहा होता है नौकरों के एटीट्यूड को देखकर लगता है कि उनका मालिक कैसा होगा। जू फैन कहता है अगर उन्होंने हमारे साथ इस तरह बिहेव किया है तो यंग लेडी मिस जिया के साथ भी ऐसे ही कर रहे होंगे। मुझे नहीं लगता कि काई फैमिली अब लू फैमिली के लिए सेफ है। टोंगलिंग और जू फैन सामने एक टूटे हुए घर की तरफ जाते हैं। वो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ये लोग तो बहुत ज्यादा बुरे हैं, लू फैमिली के यंग मास्टर को इन्होंने यहाँ पर रखा हुआ है, हम लोग यहाँ पर इनके गेस्ट बनकर आए हैं और उन्हें हमारे यंग मास्टर को देखो कितने बुरे घर में रखा है। जू फैन कहता है इन्होंने तो हमारे यंग मास्टर को जिस कंडीशन में रखा हुआ है ये तो इंसानियत के भी खिलाफ है, इन्हें तो बिल्कुल गुलामों की तरह इन्हें यहाँ पर रखा हुआ है, जबकि ये लोग नॉर्मल फैमिली से हैं। लोग जैसे ही उस टूटे फूटे हट के अंदर जाते हैं तो यंग मास्टर वहाँ पर मुंह लटकाए बैठा होता है। टोंगलिंग जल्दी से अंदर जाता है और कहता है यंग मास्टर जुनहाई आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या आप ठीक है।
हैं। वो भी उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। जुनहाई भागता हुआ आता है और टोंगलिंग के साथ लिपट जाता है और रोना शुरू कर देता है। टोंगलिंग उसे कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझे यहाँ पर आने में देर हो गई। जूफैन उसे कहता है, बच्चे तुम्हारी बहन कहाँ पर है? जुनहाई उसे कहता है, मेरी बहन काई फैमिली के यंग मास्टर को देखने के लिए गई है। काई फैमिली के लीडर ने कहा है कि यंग मास्टर के पास जाओ और उसे जाकर कहो कि तुम ये शादी नहीं करना चाहती। जूफैन गुस्सा हो जाता है और कहता है, इनका एटीट्यूड तो बहुत ज्यादा बुरा है, ये तो अपनी बेइज्जती करवाने के बराबर है। इस जिया खुद जाकर यंग मास्टर से कहे कि वो ये शादी नहीं करना चाहती। जूफैन जल्दी से जुनहाई का हाथ पकड़ता है और कहता है, चलो मुझे जल्दी से अपनी बहन के पास लेकर चलो। जूफैन बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है, इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी लू फैमिली के साथ पंगा लेने की। नेक्स्ट सीन काई फैमिली के गार्डन का दिखाया जाता है, जहाँ पर यंग मास्टर एक लड़की के साथ खेल रहा होता है कि मिस जिया भी वहाँ पर आ जाती है। मिस जिया उसे कहती है, जाओटिंग मुझे तुमसे बात करनी है। वो उसे कहता है, मिस जिया मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था कि हमारा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं, तो तुम मेरी फियांसे भी नहीं हो, तुम्हें इस बात की समझ क्यों नहीं आती? अब चुपचाप यहाँ से वापस क्यों नहीं चली जाती? अब मैं सिर्फ इस लड़की से प्यार करता हूँ, इसका नाम मिस जुन है। मिस जुन भी उसे कहती है, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रही? उसने तुम्हें साफ साफ कह दिया है कि वो तुम्हें पसंद नहीं करता, बल्कि वो मुझसे प्यार करता है। अब तुम यहाँ से दफा क्यों नहीं हो जाती? साथ ही वो दोनों हंसना शुरू कर देते हैं। मिस जिया उसे कहती है, लेकिन तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम इस शादी को कैंसिल कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हें याद नहीं हम दोनों की ब्यूटीफुल मेमोरीज, जो हम दोनों ने वक्त साथ गुजारा है, हम दोनों फैमिलीज कितनी अच्छे से रहती थी। जाओटिंग उसे कहता है, अब मुझे पता है कि लू फैमिली मुश्किल में है और तुम चाहती हो कि तुम मुझसे शादी करके अपनी लू फैमिली की हेल्प कर लो। तुम्हारी लू फैमिली का मसला, इसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं, इसलिए यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हारी लू फैमिली की हेल्प नहीं कर सकता। मिस जिया फिर से उसे कहती है, क्या तुम ये सारी बातें भूल चुके हो? हम दोनों इकट्ठे बड़े हुए हैं, इकट्ठे खेलते कूदते रहे हैं, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज मेरी लू फैमिली की हेल्प कर दो। उसी वक्त मिस जून आगे बढ़ती है और मिस जिया के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारती है। उसे कहती है, कमीनी तुझे समझ क्यों नहीं आती? मैंने तुझसे कहा ना कि यहाँ से दफा हो जाओ, जाओटिंग अब सिर्फ मेरा है। साथ ही वो गुस्से के साथ जाओटिंग से कहती है, अगर फ्यूचर में मैंने तुम्हें इस लड़की के साथ देख लिया तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी, इसलिए इस लड़की से दूर रहना। जाओटिंग उसे कहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मेरी आंखों में सिर्फ तुम ही बसी हुई हो, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, बाकी सारी औरतें तो मेरी आंखों में सिर्फ कचरे की तरह हैं। मिस जिया रोना शुरू कर देती है और कहती है, अब मैं क्या करूँ? अब मैं अपनी लू फैमिली को बचाने के लिए क्या कर सकती हूँ? मैं तो किसी के सामने भी अपने घुटने टेकने को तैयार हूँ। मिस जिया जैसे ही अपने घुटने टेक कर उनसे मदद की भीख मांगने लगती है, वहीं पर जूफैन आ जाता है और वो आते ही उन दोनों के चेहरे पर डबल स्लैप लगाता है, यानी कि जाओटिंग और मिस जुन दोनों के चेहरे पर एक एक थप्पड़ लगाता है। वो दोनों ही अपने चेहरे पे हाथ रखकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, अब तू कौन आ गया? जाओफैन उनसे कहता है, कमीनो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी लू फैमिली की मिस जिया पर अटैक करने की? जाओटिंग सोच रहा होता है, इस लड़के की एज तो मेरे जितनी होगी, लेकिन इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। मैं और मिस जून हम दोनों भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन ये तो हमसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हम लोग नोबल्स हैं और फिर भी इसने हमारे चेहरे पर आकर थप्पड़ मार दिया। क्योंकि जूफैन यानी कि डीमन एम्परर खुद भी ये सोच रहा होता है, आखिर मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूँ? मैं इस लड़की के लिए ये सब कुछ क्यों कर रहा हूँ? हालांकि मैंने अपनी पास्ट लाइफ में बहुत सारे लोगों को मारा है, लेकिन कभी मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। ये तो इस कर्स मैजिक की वजह से है, दी मैजिक ऑफ हार्ट की वजह से, जो मैं इस लड़की के लिए महसूस कर रहा हूँ। पता नहीं कब मैं इस लड़के की बॉडी से फ्री होऊंगा। अब इस लड़की की काई फैमिली में शादी नहीं होने वाली, लगता है कि मुझे इस कर्स मैजिक के साथ और भी कुछ दिन गुजारना पड़ेंगे। जूफैन आगे बढ़ता है और उसके आंसू पहुंचते हुए उसे कहता है, चलो मेरे साथ, और उसे उठाकर साथ चल पड़ता है। मिस जून चिल्लाकर उसे कहती है, वहीं पर रुक जाओ, तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग यहाँ पर हमें थप्पड़ मारकर यहाँ से आसानी से जा सकते हो? मिस जिया उसे कहती है, तो अब तुम्हें क्या चाहिए? मिस जून उसे कहती है, ये तो बहुत ही आसान है, तुम्हें मेरे सामने घुटने टेक कर जमीन पर अपना नाक रगड़ना होगा, वो भी 3 बार, तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी, और खास तौर पर इस लड़के को जिसने मुझे थप्पड़ मारा है। मिस जिया उसे कहती है, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो, लोग ऐसा नहीं करेंगे। जाओटिंग भी उसे कहता है, तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, तुम अपनी फैमिली का नाम क्यों खराब कर रही हो? जल्दी से ऐसा कर दो, वरना तुम यहाँ से नहीं जा पाओगी। और साथ ही वो उसे धमकी देते हुए कहता है, तुम्हें ये बात नहीं भूलनी चाहिए, तुम यहाँ पर अकेली नहीं हो, तुम्हारा छोटा भाई भी तुम्हारे साथ है, तुम्हारी वजह से वो भी मारा जाएगा। ये बात सुनकर मिस जिया बहुत ज्यादा घबरा जाती है। टोंगलिंग उसे कहता है, तुम लोग बहुत ज्यादा बुरे हो, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। जबकि मिस जिया अपने छोटे भाई को गले से लगाते हुए कहती है, मैं अपने भाई के लिए कुछ भी करूंगी। ये सुन के वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन जूफैन गुस्सा हो जाता है और बड़ी स्पीड के साथ उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जूफैन उन दोनों के चेहरे पे अपना हाथ रखते हुए उन दोनों के सर को नीचे जमीन में दबा देता है और कहता है, अब तुम दोनों अपने घुटनों पर हो और नाक रगड़ो। इस बात से मिस जून बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। वो दोनों उसके सामने घुटने टेक कर बैठी होती है, जबकि जूफैन उन दोनों के सामने खड़ा होता है। मिस जून उसे कहती है,
अब अगर तुम सब लोग मिलकर मेरे सामने घुटने टेक कर माफी भी मांगोगे, मैं तुम सब लोगों को यहाँ से नहीं जाने दूंगी। जू फैन को उसकी बात सुनकर फिर से गुस्सा आता है और वो किक मारते हुए जाओ टिंग को पीछे की तरफ फेंकता है, जो कि मिस जून के साथ टकराता है। क्योंकि लू फैमिली के तीनों लोग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान परेशान होते हैं कि ये कर क्या रहा है। जू फैन उनसे कहता है, तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं तुम्हारे सामने घुटने टेकूंगा? तुम लोग इस लायक नहीं हो। इसी वक्त काई फैमिली के लीडर बाहर निकल आते हैं और कहते हैं, मेरी फैमिली के साथ किसने पंगा लेने की कोशिश की है? कौन है वो? मिस जिया, टोंगलिंग और जुनहाई वहाँ पर उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और यहीं पर हमारी एपिसोड 4 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? द बुक ऑफ एस्पर की एपिसोड 5 के साथ हाजिर हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था काई फैमिली के लीडर वहाँ पर आ जाते हैं और उन सब से कहते हैं, मेरे बच्चे को किसने मारा है? जाओ टिंग अपने फादर को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, शुक्र है फादर आप यहाँ पर आ गए, इस लड़के ने मुझे बहुत ज्यादा पीटा है। उसके फादर जू फैन की तरफ देखते हैं, जबकि जू फैन उनकी तरफ देखता है और कहता है, तुम तो अपनी 8 लेयर में हो। जाओ टिंग के फादर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ये मेरी कल्टीवेशन के बारे में कैसे जान सकता है? सिर्फ एक बार देखने पर इसे पता चल गया कि मैं 8वीं लेयर में हूँ। लीडर उसे कहते हैं, लगता है कि तुम्हारी आंखें बहुत ज्यादा तेज हैं, तुम कौन हो? जू फैन उसे कहता है, मैं लू फैमिली का बटलर हूँ, मेरा नाम जू फैन है। जाओ टिंग के डैड सोच रहे होते हैं, मैंने सुना था कि लू फैमिली वाले अपने लिए एक बटलर ढूंढ रहे हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उनका बटलर इतना ज्यादा यंग है और ऊपर से ये बहुत ज्यादा मिस्टीरियस भी है। मुझे इस तरह के किसी बच्चे से पंगा नहीं लेना जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। साथ ही वो कहता है, लेकिन मुझे डरने की क्या जरूरत है, मेरे साथ भी एक पावर हाउस है, मिस जून की फैमिली मुझे सपोर्ट करेगी। मिस जून आगे बढ़ती है और अंकल काई से कहती है, अंकल काई आपको इन सबको सजा देनी होगी, इसने मुझे थप्पड़ मारा है। अंकल काई उसके सर पे हाथ रखते हैं और कहते हैं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ पर आ गया हूँ, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। मास्टर काई मिस जिया से कहते हैं, मैं तुम्हारी फैमिली के साथ बहुत ज्यादा अच्छे से पेश आया, उनके मरने के बाद मैंने तुम्हारे साथ भी अच्छे से पेश आया और तुम्हारे भाई का भी ख्याल रखा, लेकिन मुझे लगता है कि आगे से तुम मेरे साथ अच्छे से पेश नहीं आ रही। जू फैन मिस जिया के पास चला जाता है और मास्टर काई से कहता है, लगता है कि आपका दिमाग खराब हो गया है, कुछ ज्यादा ही बुढ़े हो गए हैं, जो आपको इतनी भी समझ नहीं आ रही कि आप एक छोटी लड़की को तंग कर रहे हैं। जू फैन मिस जिया के सामने खड़ा हो जाता है और मास्टर काई से कहता है, अगर तुम्हें इससे कुछ कहना है तो इसकी बजाय मुझसे कहो। और रही बात तुम्हारे अच्छे होने की, वो तो हम सबको पता है कि तुम कितने ज्यादा अच्छे हो, इसलिए नाटक करने की जरूरत नहीं है। तुमने मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया है, अब हमारा तुम्हारी फैमिली के साथ कोई ताल्लुक नहीं। मास्टर काई उसे कहते हैं, हाँ ठीक है, तुम तो काफी ज्यादा समझदार लगते हो। अब मैं तुम्हें साफ साफ बताता हूँ कि तुम सब लोगों की जिंदगी मेरे हाथ में है। तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस हैं, या तो मेरे साथ फाइट करो या फिर चुपचाप मर जाओ। टोंगलिंग मास्टर काई से कहता है, तुम्हारे पास 8 लेयर की पावर है, अगर हम तुम्हारे साथ फाइट करेंगे तो हम सब लोग तो वैसे ही मारे जाएंगे। मिस जियाओ से कहती है, अंकल काई मैं आपसे भीख मांगती हूँ, मेरा भाई छोटा है, आप इसको तो छोड़ दे। जबकि जू फैन बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है, अगर तुम्हें फाइट चाहिए तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। और वो बड़ी स्पीड के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। मास्टर काई भी अपने हाथ को सामने करते हुए अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर अटैक करने की? वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। जू फैन भी जल्दी से पीछे हट जाता है। मास्टर काई जू फैन से कहते हैं, वैसे तो मुझे अपनी की पावर को स्टोर करने में थोड़ा टाइम लग गया, अगर मैं पहले से स्टोर कर लेता तो तुम बच नहीं सकते थे। तुम तो बहुत ज्यादा लकी हो जो तुम इस अटैक से बच गए। जू फैन कहता है, मैं लक पर यकीन नहीं करता, मुझे सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ पर भरोसा है। मास्टर काई अपने हाथ की तरफ देखते हैं तो उनके हाथ से ब्लड निकल रहा होता है। जू फैन उनसे कहता है, जरा अपने बेटे की तरफ तो देखो। वो जैसे ही अपने बेटे की तरफ देखते हैं तो जाओ टिंग के मुंह से ब्लड निकल रहा होता है। जू फैन ने यहाँ पर अपने ब्लडी बेबी को यूज किया है। ब्लडी बेबी को यूज करके वो किसी को भी दूर से मार सकता है। जू फैन कहता है, तुम्हारे बेटे की जान मेरे हाथ में है, इसलिए आगे तुम जो कुछ भी करने वाले हो उसके बारे में दोबारा एक बार सोच लो। जू फैन अपनी उंगली का इशारा करता है तो जाओ टिंग के मुंह से और भी ज्यादा ब्लड निकलता है। मिस्टर काई उसे कहते हैं, अच्छा ठीक है रुक जाओ, मुझे तुम पर यकीन है, मैं वैसा ही करूंगा जैसा तुम कहोगे। जू फैन हंसते हुए कहता है, फिर हमारा पीछा मत करना। वो अपनी फैमिली को लेकर वहाँ से जाने लगता है और मास्टर काई से कहता है, आज के बाद तुम इस बात का खास तौर पर ध्यान रखना, अगर तुमने दोबारा कभी मेरी लू फैमिली पर नजर उठाकर भी देखी तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और हंसते हुए वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, काई मैंशन से बाहर चले जाते हैं। मिस जून आगे बढ़ती है और अंकल काई से कहती है, क्या वाकई में आप उन्हें ऐसे ही यहाँ से जाने देंगे? अंकल काई उसे कहते हैं, मैं अपने पास्ट में बहुत ज्यादा लेजी हो गया था, मैंने अपनी मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस को भी छोड़ दिया, लेकिन इसने मेरे अंदर के टाइगर को जगा दिया है। मैं इस जू फैन को नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि ये फ्यूचर में तुम्हारी फैमिली के लिए नुकसानदेह हो सकता है। मैं बहुत ही जल्दी कोई प्लान बनाता हूँ ताकि इसे मारा जा सके। मिस जून से कहती है, अगर आप इसको हाथ लगाने से डर रहे हैं और अगर आप इसको अभी नहीं मारना चाहते तो मैं अपनी फैमिली से रिक्वेस्ट करूंगी, मेरी फैमिली के एल्डर्स इससे नहीं डरेंगे। मिस जून पीछे से चिल्लाकर कहती है, तुमने मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारा है,
अब तुम्हें पता चलेगा कि इंपीरियल फैमिली के साथ पंगा लेना कैसा होता है। जू फैन उन तीनों के साथ काई फैमिली के मेंशन के बाहर आ जाता है और थोड़ी देर चलने के बाद वो रुक जाता है और कहता है, मिस जिया, क्या तुम्हें 7 इंपीरियल फैमिलीज के बारे में पता है? मिस जिया उसे कहती है, तुम्हें 7 इंपीरियल फैमिलीज के बारे में जानने की क्यों पड़ी है? टोंगलिंग भी हैरान हो जाता है और कहता है, ये 7 इंपीरियल फैमिलीज कौन सी हैं? जुनहाई कहता है, हाँ सिस्टर, मुझे भी बताओ, मुझे भी जानना है। मिस जिया उन्हें बताती है, पहले हम लोग जिस सिटी में रहते थे वहाँ पर हमें 7 इंपीरियल फैमिली से कोई डर नहीं था, लेकिन अब हम लोग यहाँ पर हैं सिटी में, यहाँ पर अगर हमारा सामना किसी इंपीरियल फैमिली के साथ होता है तो हमें जल्दी से उन्हें अवॉइड करना होगा, वरना हमारे बचने का कोई चांस नहीं, चाहे इंपीरियल फैमिली का कोई बंदा हो या फिर उनकी फैमिली का कोई कुत्ता ही क्यों ना हो। टोंगलिंग कहता है, मिस जिया के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर तो लगता है ये 7 इंपीरियल फैमिलीज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी, इसीलिए तो ये इतना ज्यादा डर रही है। जिया उन्हें कहती है, जब हमारा तियानजू एम्पायर बना था तो सिर्फ एक फैमिली थी, एम्पायर फैमिली, और उनके साथ 7 मिनिस्टर्स थे। उन्होंने उन सबको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया और वो 7 फैमिलीज आजकल एम्पायर फैमिलीज कहलाती हैं। उन्हें 7 इंपीरियल फैमिलीज कहा जाता है और वो सारी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वो एम्पायर फैमिली के साथ है, यानी कि किंग की फैमिली के साथ। और उन 7 इंपीरियल फैमिलीज के पास अपने अपने इलाके हैं और अपनी अपनी फौज भी है। वो यहाँ की बाकी की सारी सिंगल फैमिली से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर तुम उनमें से किसी एक भी फैमिली के खिलाफ जाते हो तो इसका मतलब तुम पूरे किंगडम के खिलाफ जा रहे हो और इसीलिए इन्हें 7 इंपीरियल फैमिलीज कहा जाता है। टोंगलिंग मिस जिया से पूछता है, इस पूरे एम्पायर में ऐसी कोई फैमिली है जो कि उनको टक्कर दे सके? मिस जिया उसे कहती है, नहीं, इस पूरे एम्पायर में ऐसी कोई भी फैमिली नहीं है जो कि उन्हें टक्कर दे सके। ये बात तो सभी छोटी फैमिलीज वाले जानते हैं कि 7 इंपीरियल फैमिलीज वालों के साथ पंगा नहीं लेना। जू फैन उससे पूछता है, क्या सन फैमिली वाले भी सब में शामिल हैं? मिस जिया कहती है, लेकिन तुम इस बारे में क्यों पूछ रहे हो? टोंगलिंग जू फैन से कहता है, तुम भी बेवकूफों वाली बात कर रहे हो। अगर मिस को पहले से पता था कि वो 7 एम्पायर फैमिलीज में से एक से है तो वो तुम्हें उसे थप्पड़ मारने ही नहीं देती। कि मिस जिया वहाँ पर शर्मिंदा होकर खड़ी होती है क्योंकि उन्हें पता है कि सन फैमिली वाले 7 इंपीरियल फैमिलीज वालों के रिश्तेदार हैं। जूफैन कहता है, मुझे जो पता है कि मिस सन का ताल्लुक 7 इंपीरियल फैमिलीज में से एक के साथ है। मिस जिया कहती है, लेकिन तुम्हें ये बात कैसे पता चली? जूफैन कहता है, जब हम लोग वहाँ से बाहर निकल रहे थे तो वो पीछे से चिल्लाकर कह रही थी कि 7 इंपीरियल फैमिलीज वाले तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। टोंगलिंग और मिस जिया दोनों ही बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं, ऐसा कैसे हो गया? लगता है कि हमने 7 फैमिली वालों के साथ पंगा ले लिया है, अब हमारा क्या बनेगा? मिस जिया जल्दी से आगे बढ़ती है और जू फैन का हाथ पकड़ते हुए कहती है, चलो वापस चलते हैं और मिस सन से जाकर माफी मांग लेते हैं। जू फैन उसे अपना हाथ छुड़वाते हुए कहता है, वहाँ पर जाना बिल्कुल बेकार है, अगर हम लोग वहाँ पर वापस जाते हैं तो सिर्फ मौत ही मिलेगी। यहीं पर युनहाई की एंट्री होती है। युनहाई यानी मिस जिया का छोटा भाई, वो कहता है, ब्रदर जू फैन, तो अब हम लोग क्या करेंगे? आज से पहले वो सिर्फ उसे गुलाम ही कहता आ रहा था। वो सारे उसकी तरफ देखते हैं तो युनहाई चमकती हुई आंखों के साथ जू फैन के सामने खड़ा होता है और कहता है, प्लीज ब्रदर, अब कुछ करो, हमारे साथ क्या होने वाला है? जू फैन उसे कहता है, छोटे वहाँ पर जाकर करेंगे क्या? जू फैन कहता है, हम लोग उनके साथ दोस्ती करेंगे और उन्हें अपना साथी बनाएंगे। नेक्स्ट सीन अगले दिन का होता है। लॉन्ग पवेलियन को दिखाया जाता है जहाँ पर 2 इंपीरियल गार्ड्स बाहर खड़े होते हैं। गार्ड्स उनकी तरफ देखकर कोई अच्छा सा रिएक्शन नहीं देते। जू फैन कहता है, इनके गार्ड्स भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। मुझे तो लगा था ये फैमिली वाले सिर्फ स्ट्रॉन्ग हैं। जैसे वो लोग दरवाजे के करीब पहुंचते हैं, वो गार्ड्स उनको वहीं पर रोक देते हैं और कहते हैं, तुम लोग यहाँ पर कियानलॉन्ग पवेलियन में क्या करने के लिए आए हो? यहीं पर रुक जाओ। जू फैन कहता है, जाकर अपने मास्टर्स को बताओ कि लू फैमिली की मिस जिया उनसे मिलना चाहती है। तो गार्ड्स उसकी हरकत की वजह से गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि जू फैन उनकी तरफ देखकर बात नहीं कर रहा होता। वो कहते हैं, इस लड़के की हिम्मत कैसे हुई दूसरी तरफ वो करते हुए हमसे बात करने की? गार्ड हंसते हुए कहता है, मैंने कभी लू फैमिली के बारे में नहीं सुना, ये कौन सी फैमिली है? तो गार्ड उनसे कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अंदर जाने देना चाहिए, इसलिए अभी यहाँ से वापस चले जाओ। जू फैन उसे कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें जाकर अपने मास्टर से पूछना चाहिए, तुम्हारे पास ये राइट नहीं है डिसाइड करने का कौन अंदर जाएगा कौन नहीं। वो गार्ड्स उसकी बात सुनकर गुस्सा हो जाते हैं और अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं। जू फैन हंसते हुए उनसे कहता है, तो कियानलॉन्ग वाले अपने गेस्ट को इसी तरह ट्रीट करते हैं, ये तो बहुत ही डिसअपॉइंटेड मेथड है। इसी वक्त दरवाजा खुलता है और अंदर से एक नोबल लेडी बाहर आती है। ये वही लड़की है जो उस दिन बाजार में से जेड स्टोन खरीद रही थी और शॉप ओनर से कह रही थी कि तुम्हारा जेड स्टोन फेक है। वो गार्ड्स उसे देखते हुए जल्दी उसके पास चले जाते हैं और कहते हैं, ये लोग यहाँ पर मसला क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए हम इनको यहाँ से भगा रहे हैं। टोंगलिंग जू फैन से कहता है, वो ये तो वही लड़की है। उस लड़की का नाम नुई होता है। नुई उनसे कहती है, अच्छा तो तुम लोग यहाँ पर विजिटर्स बनकर आए हो, विजिटर्स हमारे गेस्ट हैं, आ जाओ अंदर। साथ ही वो जू फैन से कहती है, तो हम एक बार फिर से मिल गए। जू फैन भी काफी खुश हो जाता है और कहता है, मैंने सोचा नहीं था कि ये यहीं पर मिलेगी, लेकिन लगता है कि अब तो हमारा काम और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। जू फैन से कहती है, मेरा नाम लॉन्ग नुई है और मैं यहाँ पर कियान पवेलियन में ही रहती हूँ। तो यहाँ के लीडर
लॉन्ग जू मेरे अंकल हैं। मैं जान सकती हूँ कि आप लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं। जू फैन कहता है चलो मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। मेरा नाम जू फैन है और मैं लू फैमिली का बटलर हूँ और ये लड़की इसका नाम मिस जिया है और ये लू फैमिली की मिस है। मैंने सुना है कि कियान लॉन्ग वाले बिजनेस में बहुत ही अच्छे हैं और 7 इंपीरियल फैमिलीज में आपकी फैमिली को बिजनेस करने की सबसे अच्छी सेंस है, इसीलिए मैं अपनी मिस जिया को यहाँ पर लेकर आया हूँ। ये यहाँ पर कुछ बेचना चाहती है। लॉन्ग नुयू से कहती है तुम जो कुछ भी बेचना चाहती हो उसे पहले मैं देखूंगी, उसके बाद मास्टर को दिखाया जाएगा। तो उन्हें अपने साथ लेकर अंदर चली जाती है। जबकि गार्ड्स आपस में बातें कर रहे होते हैं। मुझे तो यकीन नहीं होता कि ये लड़का मिस नुई को जानता है। क्या ये दोनों आपस में दोस्त हैं? दूसरा गार्ड उसे कहता है नहीं मुझे तो ऐसा नहीं लगता और वैसे भी थोड़ी देर में वो उन्हें उठाकर बाहर फेंक देंगे क्योंकि इनके पास कोई ऐसी चीज तो होने नहीं वाली जो कि बहुत ही महंगी हो और वो खरीदने लायक हो। वो दोनों गार्ड्स हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं जैसे वो उन्हें उठाकर बाहर फेंकेंगे फिर हम उन्हें अच्छा सबक सिखाएंगे, खासतौर पर उस लड़के को जो हमारे सामने कुछ ज्यादा ही भुदक रहा था। लॉन्ग नुई उन्हें अंदर ले आती है। वो सारे अंदर जाकर बैठ जाते हैं। लॉन्ग नुई कहती है तुम्हारे पास जो कुछ भी है बेचने के लिए उसे जल्दी से दिखाओ, मैं उसे पहले देखूंगी। जू फैन उसकी तरफ देखता और कहता है ये मुझे इतनी ज्यादा होशियार तो नहीं लगती लेकिन फिर भी काफी ज्यादा अच्छी है। जू फैन कहता है हालांकि ये लड़की एक नोबल फैमिली से है लेकिन बिजनेस के मामले में ये मुझसे आगे नहीं निकल सकती। वो अपने पास एक कागज फैलाता है और कहता है हम लोग इसे बेचना चाहते हैं। लॉन्ग नुई जैसे ही उस कागज पर लिखी हुई फॉर्मेशन को देखती है तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है ये तो वाकई में फर्स्ट लेवल फॉर्मेशन है। डोंगलिंग मिस जिया से कहता है कागज के ऊपर जो कुछ भी लिखा हुआ है रात को जू फैन लिख रहा था। जिया कहती है हाँ मुझे भी पता है लेकिन मिस नुई को तो देखो वो उसे कितना सीरियसली देख रही है। लॉन्ग नुई इस फॉर्मेशन को देखने के बाद जू फैन से कहती है चलो जू फैन अपनी कीमत बताओ। जू फैन कहता है मुझे नहीं पता, आप ही बताओ आप कितना रेट लगाओगी। नुई उसे कहती है मैं तुम्हें इसके 10,000 स्पिरिचुअल स्टोन्स दूंगी। बस उनके टोंगलिंग और मिस जिया दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जबकि जू फैन मुस्कुराते हुए उससे कहता है सिर्फ 10,000 ये तो बहुत ज्यादा कम है। अगर आप मुझे सही कीमत नहीं देंगी तो मैं ये फॉर्मेशन आपको नहीं बेचूंगा, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। मिस नुई उसे कहती है नहीं मुझे लगता है कि 1 लाख बिल्कुल ठीक रहेगा। सॉरी मैंने पहले 10,000 कहा था, वो 1 लाख कह रही थी। स्नोयू से कहती है ये तो सिर्फ एक हाथ से बनाया हुआ स्केच है, पता नहीं ये असली भी होगा या नहीं, इसलिए मेरे ख्याल में तो 1 लाख स्पिरिचुअल स्टोन्स बिल्कुल परफेक्ट कीमत है इसकी। जू फैन कहता है मुझे हंसने पर मजबूर मत करो, तुम झूठ बोल रही हो, ये बिल्कुल असली है इसलिए तुम्हें 1 लाख से ज्यादा देने होंगे। जू फैन अपना हाथ आगे करता है और कहता है जल्दी से ये स्केच मुझे वापस करो, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, हमें ये नहीं बेचना। मिस नोयू से कहती है अच्छा ठीक है जाने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें 3 लाख दूंगी। जू फैन उसे कहता है नहीं मैं उसे 3 लाख में भी नहीं बेचूंगा। मिस नोयू काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है ये तो मुझे पता है कि ये फर्स्ट लेवल फॉर्मेशन है लेकिन इसमें ऐसी बहुत सारी पिक्चर्स हैं जो मैंने नहीं देखी हुई, अब मैं क्या करूं, क्या मैं इसे ज्यादा कीमत बढ़ा दूं या नहीं। मुझे पता है कि हमारा बहुत सारा पैसा जाया हो जाएगा लेकिन फर्स्ट लेवल की फॉर्मेशन को हासिल करना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जू फैन उसे फिर से कहता है चलो अब जल्दी भी करो, मेरी फॉर्मेशन को वापस करो। नुई अपने प्लान को चेंज करते हुए मिस जिया से कहती है मिस जिया ये फॉर्मेशन आपकी 3 लाख से ज्यादा की नहीं है और इस पूरे एम्पायर में आपको 3 लाख से ज्यादा कोई भी नहीं देगा, इसलिए आप इसे मुझे बेच दें। जबकि मिस जिया को तो पता ही नहीं होता कि ये फॉर्मेशन है किस चीज की, वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। लॉन्ग नुई उसे कहती है मिस जिया फ्यूचर में हम आप लोगों के साथ और भी बहुत सारा बिजनेस करेंगे और आप लोग हमारे वीआईपी गेस्ट बनकर आया करेंगे, इसलिए जल्दी से इस पिक्चर को मुझे बेच दें। मिस जिया उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और जू फैन की तरफ देखते हुए कहती है जू फैन क्या हमें इसे बेच देना चाहिए। जू फैन उसे कहता है तुम अपना मुंह बंद रखो और साइड पर खड़ी रहो। जू फैन उसे कहता है मिस नुई मैं इस फैमिली का बटलर हूँ और सारी मैनेजमेंट मैं ही करता हूँ, इसलिए प्लीज मेरे स्केच को वापस कर दे, मैं आपको नहीं बेचना चाहता। लॉन्ग नुई से कहती है अच्छा ठीक है ये लो अपनी फॉर्मेशन वापस ले लो। जू फैन उसके हाथ से अपना स्केच वापस ले लेता है। मिस नुई से कहती है इस पूरे एम्पायर में कोई भी तुम्हें से ये 3 लाख से ज्यादा में नहीं खरीदेगा। जू फैन उसे कहता है मुझे लगता है कि शायद तुम यहाँ पर मुझे धमका रही हो कि कोई भी हमसे ये नहीं खरीदेगा। जू फैन उसे कहता है मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए, मुझे हमारे मास्टर से मिलना है, जाओ जाकर अपने मास्टर को बुला कर लाओ, फिर देखते हैं तुम्हारे मास्टर इसकी कितनी प्राइस लगाते हैं। मिस नोई से कहती है नहीं मैं अपने मास्टर को नहीं बुला कर लाऊंगी, मैंने तुम्हें कहा ना कि हम लोग इसे सिर्फ 3 लाख में ही खरीदेंगे। जू फैन से कहता है नहीं जाओ अपने मास्टर को बुला कर लाओ। नोई से कहती है अच्छा ठीक है मैं जाती हूँ, मैं अपने मास्टर को बुला कर लाती हूँ, तुम लोग यहीं पर रुकना। थोड़ी देर के बाद वो अपने मास्टर को बुला कर ले आती है। उसके मास्टर का नाम लॉन्ग जियो होता है। जू फैन उसकी तरफ देखता है और कहता है मुझे लगा ही था कि कियान लॉन्ग का मास्टर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और ये वाकई में काफी स्ट्रॉन्ग है। जू फैन कहता है इसकी कल्टीवेशन पावर तो काई फैमिली के हेड से बहुत ज्यादा है, यहाँ तक कि मैं इसकी कल्टीवेशन लेवल को सेंस भी नहीं कर पा रहा। मास्टर जियो आते ही सबसे पहले मिस जिया से ग्रीट करते हैं। मिस जिया भी उन्हें हेलो बोलती है। मास्टर जियो से कहते हैं तो जू फैन तुम लू फैमिली के नए बटलर हो और सारे मामला तुम ही हैंडल करते हो, चलो ओपन करता है। मास्टर जियो जैसे इस फॉर्मेशन की तरफ देखते हैं वो बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं।
लॉन्ग न्यू उन्हें कहती है, अंकल मैंने आपसे कहा था कि इसकी फर्स्ट लेवल की फॉर्मेशन अरे बिल्कुल असली है और मैंने इसे 3 लाख की ऑफर भी की, लेकिन ये मान नहीं रहा। मास्टर जू जू फैन की तरफ देखते हैं, जू फैन मास्टर जू की तरफ देखता है। मास्टर जू कहते हैं, मुझे नहीं लगा था कि लू फैमिली के पास इस तरह की कोई फॉर्मेशन होगी। मास्टर जू जू फैन से कहते हैं, मैं तुमसे ये फॉर्मेशन खरीद लूंगा और मैं तुम्हें इसके बदले में 18 लाख दूंगा। टॉन्गलिंग और मिस जिया दोनों ही ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, जबकि मिस लॉन्ग न्यू भी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वो अपने अंकल को टोकने लगती है, लेकिन अंकल जू से कहते हैं, तुम शांत रहो। जू फैन 18 लाख की बात सुनकर उनसे कहता है, नहीं मुझे इसे नहीं बेचना, तुमने इसकी बहुत ही कम कीमत लगाई है। अब जू फैन की बात सुनकर टॉन्गलिंग और मिस जिया और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और यहीं पर हमारी एपिसोड 6 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। द बुक ऑफ एस्पर की एपिसोड 6 के साथ हाजिर हो। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जू फैन लू फैमिली के साथ qianlong पवेलियन में जाता है, जहाँ के मास्टर जू के साथ वो मिलता है और उन्हें एक फॉर्मेशन देता है। मास्टर उसे कहते हैं, मैं तुम्हें इस फॉर्मेशन के 18 लाख दूंगा, लेकिन जू फैन उसे कहता है, नहीं मैं इसे 18 लाख में नहीं बेचूंगा। मास्टर जू से कहते हैं, तुम्हारी बात ठीक है, तुम निगोशिएट कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें 18 लाख से ज्यादा नहीं दे सकता। मिस जिया जू फैन से कहती है, तो क्यों ना हम लोग इसे बेच दें, 18 लाख कम रकम नहीं होती। जू फैन गुस्से के साथ टेबल पर हाथ मारते हुए कहता है, अगर तुम इससे ज्यादा रकम नहीं दे सकते तो फिर हमारी ट्रांजैक्शन यहीं पे खत्म होगी, हम तुम्हारे साथ डील नहीं करेंगे। मिस जिया उसे कहती है, जू फैन जी तुम क्या कर रही हो। मास्टर जू भी गुस्सा हो जाते हैं और अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहते हैं, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ। मास्टर जू की पावर का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो सारे लोग पीछे की तरफ धकेले जाते हैं। जू फैन चिल्लाकर उसे कहता है, मास्टर जू अगर तुम हमारे साथ ऐसा करोगे तो इससे तुम्हारी qianlong पवेलियन की इज्जत खराब हो जाएगी, सारे लोग तुम्हारे नाम पर थूकना शुरू कर देंगे। मास्टर जू से कहते हैं, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा। जू फैन कहता है, मुझे तुमसे डरने की क्या जरूरत है, मैं यहाँ पर बिजनेस के लिए आया हूँ और मैंने सुना है कि qianlong की फैमिली बिजनेस के लिए जानी जाती है। अगर तुम अपने कस्टमर्स और बायर्स के साथ इस तरह का काम करोगे तो फिर तुम्हारी फैमिली की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। और साथ ही वो हंसते हुए कहता है, मैं तो हूँ ही एक बुरा लड़का, मुझे तो अपनी इज्जत का कोई ख्याल नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल है, इसलिए तुम हमारे साथ ऐसा नहीं करोगे। मास्टर जू उसकी बात सुनकर हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, तुम तो बहुत ज्यादा समझदार हो। बाकी के सारे चीज देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि अभी भी यहाँ पर क्या हुआ। मास्टर जू फिर से अपनी कुर्सी पर बैठ जाते हैं और कहते हैं, अगर लू फैमिली के साथ तुम्हारे जैसा समझदार लड़का है तो लू फैमिली को दोबारा से उठने में कोई भी नहीं रोक सकता। मास्टर जू से कहते हैं, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर सिर्फ ये अरे फॉर्मेशन बेचने के लिए नहीं आए, जल्दी से बताओ तुम्हारी और कौन सी कंडीशंस हैं। जू फैन हंसते हुए कहता है, आप तो वाकई में बहुत ज्यादा समझदार हैं। और साथ ही फॉर्मेशन में देते हुए कहता है, इस फॉर्मेशन की कीमत 10 मिलियन है, 1 मिलियन तुम्हें हमें अभी देने होंगे और बाकी के सारे हम लोग बाद में लेंगे और तब तक तुम हमारे कर्ज में रहोगे। मास्टर जू से वो स्केच ले लेते हैं और कहते हैं, चलो फिर ठीक है, मैं तुमसे ये स्केच ले लेता हूँ, जब तक हमारा ये कर्ज अदा नहीं हो जाता qianlong पवेलियन वाले जितना हो सका तुम्हारी हेल्प करेंगे। फिर मास्टर वापस अपने रूम की तरफ चले जाते हैं और जाते हुए लॉन्ग न्यू से कहते हैं, इन्हें 1 मिलियन दे दो और यहाँ से बेच दो। लू फैमिली के वहाँ से जाने के बाद लॉन्ग न्यू अंदर आती है और अपने अंकल से पूछती है, अंकल आपने ऐसा क्यों किया, ये तो सिर्फ एक फर्स्ट लेवल की अरे की फॉर्मेशन है, लेकिन आपने इसे 10 मिलियन में क्यों खरीद लिया। मैंने कहा था कि मैंने तो सिर्फ इसकी 3 लाख रुपए कीमत लगाई थी। मास्टर जू उस कागज वाले स्केच को टेबल पर फैला देते हैं और कहते हैं, लॉन्ग न्यू जरा इसे गौर से देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने इसे 10 मिलियन में क्यों खरीदा है। पूरे टीवी एम्पायर में इस फॉर्मेशन के स्केच के जैसा कोई भी स्केच मौजूद नहीं है, ये सिर्फ हमारे पास है। लॉन्ग न्यू भी देखकर बोझना चौंक जाती है और कहती है, आपके कहने का क्या मतलब है, ये एंशिएंट फॉर्मेशन का हिस्सा है। मास्टर जू से कहते हैं, एंशिएंट फॉर्मेशन को बनाने का तरीका बहुत सालों पहले लुप्त हो चुका है, लेकिन एंशिएंट बुक्स के अंदर अभी भी इन फॉर्मेशन को बनाने के तरीके लिखे हुए हैं, लेकिन हमारे पास वो एंशिएंट बुक्स नहीं है, इसलिए ये वाला स्केच बहुत ज्यादा कीमती है। 10 मिलियन तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। साथ ही मास्टर जू से कहते हैं, जाओ जाकर अपने कजिन को ढूंढो और उसे कहना कि 4 से 5 लोगों को लू फैमिली की प्रोटेक्शन पर लगा दें, क्योंकि मैंने सुना है कि लू फैमिली वालों ने कल सन फैमिली वालों के साथ पंगा लिया था, इसलिए उनको बचाना पड़ेगा। लॉन्ग न्यू उनसे कहती है, लेकिन हम लोग उनकी सुरक्षा क्यों करेंगे। मास्टर जू से कहती है, मुझे लगता है कि तुम अभी तक इस डील को नहीं समझी। उसने 1 मिलियन हमसे इसीलिए लिए थे क्योंकि बाकी के सारे काम हम पर कर्ज चढ़ाकर चला गया है। उस कर्ज का मतलब ये है कि हमें उसे प्रोटेक्शन देनी होगी। वो बाकी के 9 मिलियन हमसे पैसों की सूरत में नहीं लेने वाला, बल्कि बाकी के 9 मिलियन के बदले में वो हमारी प्रोटेक्शन ले रहा है। नेक्स्ट होटल का सीन दिखाते हैं। जू फैन अपने रूम में बैठा कल्टीवेशन कर रहा होता है। उसी वक्त टॉन्गलिंग अंदर आता है और कहता है, बहुत ही बुरी खबर है, मिसिस सन के बंधु ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। जू फैन हंसते हुए उससे कहता है, तो जिनका मैं इंतजार कर रहा था वो फाइनली यहाँ पर आ चुके हैं। टॉन्गलिंग उसे कहता है, तुम इस तरह मुस्कुरा क्यों रहे हो और क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा। जू फैन से कहता है, मैं किस बात से डरने वाला हूँ, मैं तो इन्हीं का इंतजार कर रहा था कि कब ये लोग यहाँ पर आएंगे। साथ ही वो उसे कहता है, यंग मिस और यंग मास्टर को भी बुला लाओ।
ट्रॉन्गलिंग उसे कहता है तुम तो बहुत ज्यादा बहादुर हो। साथ ही बाहर का सीन दिखाती है। मिस सन अपने कजन को साथ लेकर आई होती है जो कि 7 फैमिलीज में से एक से है। मिस सन चिल्लाकर कहती है लू फैमिली वालों जल्दी से बाहर निकलो, कल तो तुम लोग बहुत ही बड़े शाने बन रहे थे, आज देखते हैं तुम्हारी सिटी बिटी कैसे गुम होती है। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खुलता है और लू फैमिली पूरी की पूरी बाहर आ जाती है। मिस जिया कहती है मैं भी ये बात जानना चाहती हूँ कि आखिर ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मिस सन अपने साथ इतने ज्यादा लोगों को लेकर आई है। मिस सन उसे कहती है भोला बनने का नाटक मत करो, क्या तुम अभी भी जानना चाहती हो कि मैं यहाँ पर इतने सारे लोगों को लेकर क्यों आई हूँ? मैं अभी तक वो बात नहीं भूली, तुम लोगों ने मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारा था। आज मैं न सिर्फ तुम लोगों को यहाँ से बेचने वाली हूँ बल्कि तुम सब लोगों को डिस्ट्रॉय कर दूंगी। मिस जिया पहले तो उसकी बात सुनकर घबरा जाती है, लेकिन साथ ही में जू फैन की तरफ देखती है और कहती है जब तक जू फैन नहीं डरता तब तक हमें भी डरने की जरूरत नहीं। मिस जिया उसे कहती है हमारी फैमिली यानी कि लू फैमिली इस सिटी में पिछले 100 साल से रह रही है, इसलिए हमें डिस्ट्रॉय करना इतना भी आसान नहीं है और तुम्हारी फैमिली को यहाँ पर आए हुए ज्यादा से ज्यादा 10-20 साल हुए हैं, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें सोच समझकर बोलना चाहिए कि कौन यहाँ पर किसको डिस्ट्रॉय करने वाला है। मिस जून उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम्हें मैं अभी बताती हूँ कि चिकन को जमीन पर ही रहना चाहिए, चिकन को उड़ने के ख्वाब नहीं देखने चाहिए, और साथ ही वो उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन उसका कजन उसे रोक लेता है और कहता है यहीं पर रुक जाओ। मिस सन से कहती है लेकिन तुम मुझे रोक क्यों रहे हो? उसका कजन कहता है तुम बस चुप रहो, मुझे बात करने दो। वो मिस जिया से कहता है मिस जिया मुझे माफ कर दे, मिस सन ने आपसे जो कुछ भी कहा, हम लोग यहाँ पर सिर्फ आपके बटलर के लिए आए हैं क्योंकि हमें उससे बदला लेना है, आपका इस सब से कोई ताल्लुक नहीं, हम लोग लू फैमिली को कुछ भी नहीं करेंगे, बस अपने बटलर को हमारे वाले कर दो। अगर तुम अपने बटलर को हमारे वाले कर देती हो तो मैं किसी को भी और नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मिस सन अपने कजन से कहती है लेकिन हमारी ये तो डील नहीं हुई थी, हम लोग यहाँ पर पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के लिए आए थे, तुम सिर्फ बटलर का क्यों कह रहे हो? वो उसे फिर से चुप करा देता है और कहता है तुम बस खामोश रहो। कजन फिर से मिस जिया से कहता है अगर तुम इसे हमारे हवाले कर देती हो तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा क्योंकि इससे तुम्हारे फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे लू फैमिली को दोबारा से क्रिएट करने में। मिस जिया उसे कहती है हम अपने बटलर को तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे क्योंकि हमारा बटलर हमारी फैमिली का एक हिस्सा है, अगर तुम इसके साथ मसला क्रिएट करती हो तो इसका मतलब तुम लू फैमिली के साथ पंगा ले रही हो। कजन उसे कहता है मैं तो बस आपको इतने एडवाइस करूंगा कि आपको मुझसे फाइट नहीं करनी चाहिए, अगर आपको मेरी रियल आइडेंटिटी के बारे में पता चल जाए कि मैं कौन हूँ तो फिर आप खुद ही कहेंगी कि आपको मुझसे फाइट नहीं करनी। मेरा नाम यू क्वान है और मैं ह्यूमन वैली के मास्टर का स्टूडेंट हूँ। ये बात सुनते ही मिस जिया बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है क्या तुम वाकई में 7 एम्पायर फैमिली में से एक फैमिली से ताल्लुक रखते हो? मिस सन हंसते हुए उसे कहती है क्या अब तुम्हें डर लग रहा है? मिस जिया कहती है ये बात तो मुझे पहले से पता थी कि सन फैमिली का 7 इंपीरियल फैमिलीज में से एक के साथ ताल्लुक है, इसीलिए तो अंकल काई भी इसके साथ बहुत ही इज्जत से पेश आ रहे थे। मिस जिया जू फैन के बाजू खींचते हुए कहती है जू फैन अब हमें क्या करना चाहिए? जू फैन आगे बढ़ता है और कहता है मेरा नाम जू फैन है और मैं इस फैमिली का बटलर हूँ। जू फैन उसे कहता है चलो मुझे बताओ तुम इसको कैसे हैंडल करना चाहती हो, 1-on-1 फाइट करना चाहोगे या फिर सभी एक साथ आओगे? यू क्वान उसे कहता है मेरी कजन ने मुझे बताया है कि स्ट्रेंथ के मामले में तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो मैं तुम्हारे जैसे किसी से हार जाता हूँ तो ह्यूमन वैली का नाम खराब हो जाएगा। साथ ही वो बड़ी स्पीड के साथ उसके सामने पहुंच जाता है और उस पर अटैक करता है। जू फैन जल्दी से पीछे की तरफ जंप करता है लेकिन उसके चेहरे पर छोटा सा कट लग जाता है। कजिन उसे कहता है लगता है कि तुम डॉज कर सकते हो, तुम इतने भी बुरे नहीं हो। मिस जिया आगे बढ़ती है और जू फैन से पूछती है जू फैन क्या तुम ठीक हो? जू फैन कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं, और साथ ही वो अपने हाथ पर अपनी की पावर को रिलीज करता है। जबकि कजन भी ये सोच रहा होता है ये मेरी की के प्रेशर को महसूस करके डर क्यों नहीं रहा, लगता है कि ये तो बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा है, आखिर ये लड़का है कौन? वो भी यही सोच रहा होता है कि जू फैन जंप करके उसके सामने पहुंच जाता है और उसे पंच मारने लगता है। अपने कजन से कहती है तुम्हें बहुत ही एहतियात करना होगी, अंकल काई भी इसके सामने नहीं टिक पाए थे, वो भी जख्मी हो गए थे। उसका कजन जैसे ही अपने हाथ की तरफ देखता है तो उसके हाथ पर भी ब्लड निकला होता है। यू कौन कहता है मैंने तो सोचा ही नहीं था कि यहाँ पर मेरा सामना किसी ऐसे से होगा जो कि मुझे हर्ट कर सकता है। वो भी सोचना शुरू कर देता है और कहता है कहीं ऐसा तो नहीं कि लू फैमिली का बटलर एक डीमन कल्टीवेटर है, और साथ ही वो डीमन कल्टीवेटर की हिस्ट्री के बारे में बताता है कि डीमन कल्टीवेटर्स उन्हें सिर्फ पावर चाहिए होती है, वो हर तरीके को यूज करते हैं, जितने बुरे तरीके हैं वो सभी यूज करके अपनी पावर और स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। किसी एक डीमन कल्टीवेटर से फाइट करना किसी पागल इंसान के साथ फाइट करने से कम नहीं है कि उन्हें अपनी जान की जरा भी परवाह नहीं होती और वो बिजर्क होकर अटैक करते हैं। यू कौन कहता है मुझे इसे जल्दी से खत्म करना होगा वरना ये मेरे लिए मसला क्रिएट कर सकता है, और साथ ही वो अपने हाथ पर पर्पल की को रिलीज करता है और अटैक करने के लिए फिर से आगे बढ़ता है। इस बार जू फैन सामने से नहीं हट पाता और वो सीधा उस पर अटैक कर देता है और कहता है अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते, मैंने अपनी की
की पावर को यूज करते हुए तुम्हारी की पावर को सील कर दिया है। जू फैन भी काफी जख्मी हो जाता है और उसके मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। यू कुआन उसे कहता है अपनी की पावर को यूज किए बिना चाहे तुम्हारे पास कोई सा भी स्किल हो तो मुझे नहीं हरा सकते। और साथ ही वो अपने दूसरे हाथ में की पावर को रिलीज करते हुए जैसे उसे मारने लगता है, जू फैन उसे आगे से पंच मारता है जिससे वो पीछे जाकर गिरता है और उसके मुंह से भी ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। यू कुआन उसे कहता है लेकिन तुम्हारी की पावर को तो मैंने सील कर दिया था, लेकिन तुम की को कैसे यूज कर सकते हो। जुनहाई चिल्लाकर कहता है मेरे ब्रदर जू फैन बहुत ज्यादा अमेजिंग है, कोई भी अटैक उन पर काम नहीं कर सकता। लेकिन जू फैन जो कि पहले बड़े आराम से खड़ा होता है वो उसी वक्त जमीन पर गिर जाता है और उसके मुंह से बहुत ज्यादा ब्लड निकलता है। लू फैमिली वाले बाकी भी उसके पास आ जाते हैं और कहते हैं अब इसे क्या हुआ, जबकि यू कुआन हंसते हुए कहता है मैंने इसकी की पावर को सील कर दिया था लेकिन इसने अपनी बॉडी को फोर्स करते हुए अपनी की पावर को रिलीज किया। इसका मतलब यही है कि अब ये बहुत जल्दी मरने वाला है। मिस जिया उसे कहती है तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है। यू कुआन फिर से खड़ा हो जाता है और कहता है हालांकि मैं बहुत ज्यादा जख्मी हूँ लेकिन फिर भी मैं सिर्फ अपने एक ही हाथ से तुम्हें इस कंडीशन में मार सकता हूँ। और वो अपने हाथ को आगे की तरफ करते हुए उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। सबसे पहले मिस जिया उसके सामने खड़ी हो जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो मिस जिया को छोड़कर आगे बढ़ जाता है और उसे कहता है मैं तुम्हें आज नहीं मारने वाला। फिर टोंगलिंग उसके सामने खड़ा होता है, वो टोंगलिंग को साइड में कर देता है और कहता है मेरा रास्ता ब्लॉक करने की कोशिश मत करो, और वो सीधा जू फैन के पास चला जाता है। जू फैन जख्मी हालत में नीचे पड़ा होता है और वो अपना पंजा जैसे उसे मारने लगता है। उसी वक्त कियान लोंग फैमिली का एक लड़का जिसका नाम लोंग जी होता है वो वहाँ पर आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। यू कुआन उसे कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, तुम मुझे क्यों रोक रहे हो। जबकि मिस सांग उसे वहाँ पर देखकर हैरान हो जाती है और कहती है ये तो कियान लोंग पवेलियन वाले हैं, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं और ये लू फैमिली को क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और यहीं पर हमारी एपिसोड 6 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। द बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 7 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था यू कुआन जैसे ही जू फैन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है उसी वक्त वहाँ पर एक लड़का आ जाता है जिसका नाम लोंग जी है। वो उसका हाथ पकड़ते हुए उसे रोक लेता है, जबकि मिस सान भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कियान लोंग पवेलियन वाले यहाँ पर क्या कर रहे हैं। लोंग जी उसे कहता है यू कुआन तुमने बहुत सारे लोगों को मारा है, क्या तुम्हारा जी नहीं भरा ये सब करके। यू कुआन उसके हाथ को झटक देता है और कहता है इस सब से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं, बस इससे दूर रहो। लोंग जी उसे कहता है इस सब से मेरा ताल्लुक है, मुझे अंकल जी ने यहाँ पर भेजा है ताकि मैं लू फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकूं। अगर तुम इनको मारना चाहती हो तो तुम्हें सबसे पहले मुझे मारना होगा। यू कुआन भी हैरान हो जाता है और कहता है लेकिन कियान लोंग पवेलियन वाले लू फैमिली की हेल्प क्यों कर रहे हैं। लोंग जी उसे कहता है तुम्हारा इस बात से कोई ताल्लुक नहीं, मैं तुम्हें बता दूं हम दोनों सेम पावर लेवल पर हैं, लेकिन तुम इस वक्त जख्मी हो और तुम मेरा मुकाबला नहीं कर पाओगे। यू कुआन उसे फिर से कुछ कहने लगता है, लेकिन लोंग जी उसे कहता है रुक जाओ, मुझे पता है कि तुम क्या कहने वाले हो कि हम जैसे टॉप क्लास के कल्टीवेटर्स जब मौका आता है तो पीछे नहीं हटते और अपनी पावर्स को डबल यूज करते हैं ताकि अपने दुश्मन को हरा सके। लोंग जी उसे कहता है हाँ मुझे पता है कि तुम अपनी पावर को डबल यूज कर सकते हो और फिर मुझे हरा भी सकते, लेकिन क्या तुमने इस बात को सोचा है अगर हम दोनों की यहाँ पर फाइट होती है तो फिर हम दोनों फैमिलीज में आपस में फाइट शुरू हो जाएगी और ये मसला बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। क्या तुम यही चाहते हो। यू कुआन उसकी बात सुनकर सोचता है वैसे भी हमारी यूमिंग वैली और इनकी और कियान लोंग पवेलियन के दरमियान कभी ना कभी फाइट तो होनी है, लेकिन मेरी वजह से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर इससे फाइट की तो हमारी फैमिली में जितने भी प्लान्स बना रखे हैं वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। यू कुआन उसे कहता है ठीक है मैं तुम्हारी बात समझ गया, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन साथ ही वो एक जोरदार चीख मारता है क्योंकि जू फैन उसके पीछे चला जाता है और अपने हंजर को उसके सीने में दंसा देता है। ये देखकर लोंग जी बहुत ज्यादा डर जाता है, जबकि मिस जिया और टोंगलिंग वो भी दोनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। जू फैन यू कुआन से कहता है क्या तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें ये नहीं सिखाया कि डेविल कल्टीवेटर्स कैसे फाइट करते हैं। वो लोग हर तरीका इस्तेमाल करते हैं, हर किस्म की चाल यूज करते हैं, लेकिन तुम्हें कभी भी उनके ऊपर से अपना ध्यान हटाना नहीं चाहिए। एक सेकंड के लिए तुम्हारी नजर हटी तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। यू कुआन उसकी तरफ घूमता और कहता है लेकिन तुम यहाँ पर कैसे, तुम मुझे मार कैसे सकते। मुझे पता है कि थोड़ी देर पहले तुम बिल्कुल पावरलेस थे, तुम्हारे पास तो खड़े होने की भी पावर नहीं थी, अचानक तुम्हारे पास पावर कहाँ से आ गई, और अब तो इसकी स्पीड भी पहले से ज्यादा हो चुकी है। साथ ही वो कहता है मुझे लगता है कि मैं इसके जाल में फंस चुका हूँ। साथ ही वो लोंग जी की तरफ देखता है और कहता है सिर्फ मैं ही नहीं, ये भी इसके जाल में फंस चुका है, क्योंकि लोंग जी वहीं पर खड़ा डर से कांप रहा होता है क्योंकि उसे अभी तक कोई भी समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर हो क्या रहा है। यू कुआन लोंग जी से कहता है प्लीज मेरी हेल्प करो, लेकिन जू फैन हंसते हुए कहता है नहीं अब तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता, और वो फिर से इस पर वार करता है जिससे वो मर जाता है और वो नीचे गिर जाता है। मिस सन अपने कजन को मरता हुआ देखकर एक जोरदार चीख मारती है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। लोंग जी चूंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा घबराया हुआ खड़ा होता है, जू फैन से कहता है तुम्हें यहाँ पर अंकल जियो ने भेजा है हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, और साथ ही जू फैन उसके पास से गुजर जाता है और कहता है अंकल जियो को जाकर कहना उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने किसी को यहाँ पर भेजा, और साथ ही उनको मेरा मैसेज भी दे देना आज के बाद उन्हें यहाँ पर किसी को भी भेजने की जरूरत नहीं है, हमें जितनी हेल्प चाहिए थी हमने उतनी ले ली है। फिर लोंग जी वापस चला जाता
जाता है। नेक्स्ट सीन कियानलोंग पवेलियन का दिखाया जाता है। लॉन्गजी सारी बात जाकर मास्टर जू को बताता है। मास्टर जू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं क्या उस लड़के ने ऐसा किया? तो लॉन्गजी से कहते हैं शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है, उसने हमें कितनी बड़ी मुश्किल में फंसा दिया है। ये सब कुछ उसने पहले से प्लान किया हुआ था। लांगमुई अपने अंकल जू से कहती है अंकल मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही, उसने यूकुआन को मारा है, इससे हमारी फैमिली का क्या ताल्लुक है? मारा तो उसने है। अंकल जू से कहते हैं बेटा तुम्हें इस बात की समझ नहीं आ रही, हम लोग एक जाल में फंस चुके हैं। जब जू फैन ने उस लड़के को मारा है वहाँ पर लॉन्गजी मौजूद था, सभी लोगों ने इसे वहाँ पर देखा है और उस लड़के जू फैन ने लॉन्गजी के सामने उसको मारा है। क्या तुम्हें लगता है कि कोई इस बात को मानेगा कि उस लड़के ने उसको मारा है? बल्कि वो लोग तो यही कहेंगे कि लॉन्गजी ने उसको मारा है। लॉन्गजी से कहती है लेकिन उसको तो लू फैमिली वालों ने मारा है। लॉन्गजी से कहता है क्या तुम इस बात को मानोगी कि कोई छोटी सी फैमिली वाला यहाँ पर आए और एक इंपीरियल फैमिली के बंदे को मार डाले? क्या तुम इस बात को मानोगी? लॉन्गजी से कहती है नहीं, मैं तो कभी नहीं मानूंगी। लॉन्गजी से कहता है बस यही बात है, अगर तुम भी इस बात को मानने को तैयार नहीं हो तो कोई भी इस बात को नहीं मारेगा। योमिंग वैली वाले और सन की फैमिली वाले वो भी नहीं मानेंगे, उन्हें लगता है कि कियानलोंग पवेलियन वालों का हाथ है इस सब के पीछे, यूकुआन को हमने मरवाया है। लॉन्गमुई कहती है ये तो हमारी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा बुरा है, आखिर हम लोगों ने लू फैमिली की हेल्प ही क्यों की? और फिर लू फैमिली ने जो कुछ भी किया है उस सब के हम लोग रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हैं? अंकल जू से कहते हैं यही तो उसने सियासत खेली है हमारे साथ, हम लोग बहुत ज्यादा अनलकी हैं। तो हम लोग उस बच्चे की बातों में आ गए। जैसा कि लॉन्गजी ने आकर बताया है उस लड़के ने सब कुछ पहले से प्लान किया हुआ था। लॉन्गजी के कहने के मुताबिक वो लड़का बहुत ज्यादा जख्मी था और अपनी बॉडी को मूव भी नहीं कर पा रहा था। अगर वो उस पर अटैक भी करता तो भी वो अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पाता, लेकिन जैसे ही लॉन्गजी वहां पर पहुंचा तो वो जल्दी से दोबारा से रिकवर हो गया और उसने उसको मार डाला। यानी कि उसने लॉन्गजी के वहां पर आने का इंतजार किया और अपने आप को नाटक किया कि वो बहुत ज्यादा जख्मी है। लॉन्गजी कहती है लेकिन उसे कैसे पता चला कि वहां पर लॉन्गजी से बचाने के लिए जरूर आएगा? अंकल जू से कहते हैं जब वो यहाँ पर आया था तभी उसे पता था कि हमारी फैमिली बहुत ज्यादा प्राइडफुल है। जब उसने हमें ये स्क्रोल भेजा उसे पता चल गया था कि हमारी फैमिली से किसी न किसी को बचाने के लिए भेजेगी और उसी वक्त उसने ये सारा प्लान बना लिया था। लॉन्गमुई कहती है लेकिन क्या उसे इस बात का डर नहीं है? उसने इस शहर की दो बड़ी फैमिलीज को ऑफेंड किया है। अंकल जीव से कहते हैं नहीं, मुझे नहीं लगता, उसने ये सारा प्लान किया हुआ है। जब हम दो बड़ी फैमिलीज में आपस में फाइट होगी तो वो अपनी लू फैमिली को लेकर यहाँ से आराम से निकल जाएगा। मास्टर जू कहते हैं ये तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है, अब तो मुझे लगने लग गया है जैसे वो दुनिया का सबसे खतरनाक तरीन इंसान है। नेक्स्ट सीन जू फैन की होटल का दिखाया जाता है। जू फैन अपने रूम में बैठा कल्टीवेट कर रहा होता है, जबकि बाकी के दोनों उसके पास आते हैं। वो उन दोनों से चिल्लाकर कहता है यहाँ से दफा हो जाओ, मुझे कल्टीवेट करने दो। उसने अपने जख्मों पर पट्टियां बांधी होती हैं और वो कल्टीवेशन कर रहा होता है। मिस जिया और टॉमी के रूम से बाहर जाने के बाद जू फैन फिर से कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है और बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है आज मैं उस लड़के यूकुआन से नहीं जीत पाया, मुझे लगा था कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ, लेकिन मैं उसके हाथों से मरने ही वाला था। बस मैंने एक मौका देकर इसको मार डाला, लेकिन ये बॉडी जिसमें अब मैं हूँ ये बिल्कुल एक कचरा है, ये मेरी कल्टीवेशन को सपोर्ट नहीं कर रही। मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ। काई फैमिली और सन फैमिली से अपनी लू फैमिली को बचाने के लिए मैं दो बड़ी फैमिलीज के दरमियान फंस चुका हूँ। अब या तो यूमिंग वैली वाले हमें मार डालेंगे या फिर कियानलोंग पवेलियन वाले हमें मार डालेंगे। अब से जिन दुश्मन के साथ मेरा सामना होने वाला है वो सारे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वो 7 इंपीरियल फैमिली से है, लेकिन अभी तक की मेरी कल्टीवेशन इतनी ज्यादा नहीं है कि मैं अपने आप को भी बचा सकूं और साथ ही मुझे लू फैमिली को प्रोटेक्ट करना है। मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा और मेरे पास टाइम बहुत ज्यादा कम है। मैं जितने मेथड यूज कर सकता हूँ मुझे वो सारे करने होंगे, चाहे मुझे अपने ब्लडी बेबी को ही क्यों नहीं यूज करना पड़े। और साथ ही वो अपने ब्लडी बेबी को यूज कर लेता है। उसने अपने ब्लडी बेबी को काई फैमिली के यंग मास्टर जियांग किंग की बॉडी में इम्प्लांट किया था। जैसे ही वो वहां से अपनी ब्लडी बेबी को एक्टिवेट करता है काई फैमिली के यंग मास्टर के मुंह से फिर से ब्लड निकलता है और वो बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है, जबकि ब्लडी बेबी उसकी बॉडी से बाहर निकल आता है। ब्लडी बेबी क्योंकि जू फैन की सोल का एक हिस्सा है तो ब्लडी बेबी देखता है वही जू फैन भी देख सकता है। जू फैन यंग मास्टर से कहता है जो कि वहाँ पर बेहोश पड़ा होता है, वो से कहता है मैं तुम्हें अभी नहीं मारूंगा, तुम अपनी काई फैमिली को डिस्ट्रॉय होते हुए अपनी आंखों से देखोगे। फिर वो ब्लडी बेबी उड़ता हुआ बाहर चला जाता है। वहीं पर एक गार्ड फिर रहा होता है। गार्ड कहता है आज बाकी के गार्ड्स दिखाई नहीं दे रहे, पता नहीं वो सारे कहाँ पर चले गए। उसी वक्त उसे पीछे से कोई आवाज आती है। वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कौन है वहाँ पर, जल्दी से बाहर निकलो। लेकिन पीछे कोई भी नहीं होता। वो कहता है आयुष यहाँ पर कोई आ भी कैसे सकता है, ये तो काई फैमिली का मेंशन है, यहाँ पर किसी ने आकर मरना थोड़ी है। ऐसे वो आगे चलने लगता है। ब्लडी बेबी उसके ऊपर अटैक करता है और साथ ही उसकी बॉडी से उसका ब्लड और उसकी सोल निकाल लेता है। जू फैन हंसते हुए कहता है आज मैंने टोटल 50 शिकार किए हैं। जू फैन कहता है ये ब्लडी बेबी तो बहुत ज्यादा कमाल का है, इससे तो मैं किसी को भी मार सकता हूँ, ताकि किसी मार्शल आर्टिस्ट को भी। यू फैन कहता है
मेरे सहम अभी तक भरे नहीं है। यूक्वान से फाइट के दौरान मुझे जो चोट लगी थी, मुझे अपने ब्लडी बेबी को यूज करके इन सब लोगों का ब्लड चाहिए होगा और उनकी की पावर, जिससे मैं अपने आप को हील कर सकूं। इससे एक तो मेरे जख्म हील होंगे और दूसरा काई फैमिली को भी अच्छा सबक सिखाया जा सकता है। फिर जैसे ही अपनी ब्लडी बेबी को वापस बुला रहा होता है, उस वक्त उसे एक स्ट्रॉन्ग की का पावर महसूस होता है। जू फैन कहता है, लगता है कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ा मास्टर है जिसकी की पावर इतनी ज्यादा है। जू फैन वहाँ पर छुप कर देखता है तो वहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स होते हैं एक मेंशन के बाहर। जू फैन कहता है, ये सारे गार्ड्स यहाँ पर क्यों इकट्ठे हुए हैं? लगता है कि यहाँ पर कुछ बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चल रहा है। चलो मैं भी जाकर देखता हूँ। थोड़ी सारी जासूसी कर लेते हैं। जू फैन जैसे ही हाल के अंदर देखता है तो हाल के अंदर मिस सन के डैड और उनके साथ एक एल्डर मास्टर होते हैं जो कि ह्यूमन वैली के एल्डर हैं और उनका नाम मास्टर जेन होता है। काई फैमिली के मास्टर उनके पास आते हैं और कहते हैं, आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्या कोई मसला है? मास्टर जेन उसे कहते हैं, इतना बोला बनने की जरूरत नहीं। तुम्हें पता है कि आज मेरे डिसाइपल जिसका नाम यूक्वान था उसको मार दिया गया है और कियांगनांग पवेलियन वाले इस सब में शामिल हैं। मास्टर काई उनसे कहते हैं, लेकिन उनको तो लू फैमिली वालों ने मारा है। मास्टर जेन कहते हैं, तुम्हें लगता है कि लू फैमिली वाले ऐसा कुछ कर सकते हैं? लू फैमिली एक बहुत ही छोटी फैमिली है। योमिंग वैली और कियांगनांग पवेलियन के दरमियान एक लंबे अरसे से फाइट चल रही है, लेकिन कोई भी अपने आप आगे बढ़कर फाइट नहीं करना चाहता क्योंकि हम लोग शुरुआत नहीं कर रहे थे। और इस बार कियांगनांग पवेलियन वालों ने लू फैमिली को बहाना बनाते हुए मेरे डिसाइपल को मार डाला है और उन्होंने इस फाइट की शुरुआत कर दी है। उन्हें लगता है कि वो लू फैमिली का सहारा लेकर हमसे बच जाएंगे। जू फैन कहता है, मैंने बिल्कुल ऐसा ही सोचा था कि ये दोनों फैमिलीज आपस में फाइट करेंगी क्योंकि ये लोग इस बारे में सोच ही नहीं सकते कि 7 फैमिलीज इतनी बड़ी हैं, कोई भी छोटी फैमिली इनके साथ टक्कर नहीं ले सकती। लाजमी तौर पर किसी इंपीरियल फैमिली ने अटैक किया होगा। इन दोनों के दरमियान में बड़ी फाइट होने वाली है। मास्टर काई मास्टर जेन से कहते हैं, तो फिर आपके यहाँ पर आने का क्या मकसद है? आप यहाँ पर क्यों आए हैं? मास्टर जेन उसे कहते हैं, कुछ खास नहीं, मैं तो बस तुम्हारी हेल्प के लिए यहाँ पर आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी हेल्प करो और कियांगनांग पवेलियन पर नजर रखो कि वो लोग क्या कर रहे हैं। अगर मैं डायरेक्टली अपने किसी लड़के को उन पर नजर लगाने के लिए रखता हूँ तो दोनों फैमिलीज के दरमियान में एक वार चालू हो जाएगी। मास्टर काई उनसे कहते हैं, लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? वो तो एक बड़ी फैमिली है और मेरी काई फैमिली बहुत ही छोटी फैमिली है। अगर उन्हें पता चल गया तो वो तो मेरी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देंगे। मास्टर जेन उसे कहते हैं, हाँ ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम कियांगनांग फैमिली के सामने कुछ भी नहीं हो, इसलिए तुम्हें ये काम नहीं करना, बल्कि तुम्हें लू फैमिली के साथ जाकर पंगा लेना है और फिर देखते हैं कि कियांगनांग वाले क्या रिएक्शन देते हैं। अगर वो उन्हें बचाने के लिए आएंगे तो फिर कंफर्म हो जाएगा कि वो दोनों मिले हुए हैं। मास्टर काई उनकी बात सुनकर और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सोचना शुरू कर देते हैं, मास्टर जेन तो मुझे पूरा मरवाने का बंदोबस्त करके आए हैं। अगर मैं कियांगनांग फैमिली पर नजर रखता हूँ तो भी उनके साथ पंगा होगा और वो मुझे मार डालेंगे। अगर मैं लू फैमिली पर नजर रखता हूँ और अगर वो दोनों आपस में मिले हुए तो फिर भी कियांगनांग फैमिली वाले मुझे मार डालेंगे। मास्टर काई बहाना बनाते हुए कहते हैं, लू फैमिली वालों के पास एक बटलर है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं उसके साथ पंगा नहीं लेना चाहता क्योंकि लास्ट टाइम उसने मेरे बेटे के ऊपर एक स्पेशल टेक्निक यूज की थी और मेरा बेटा अभी तक ठीक नहीं हुआ, इसलिए मैं लू फैमिली के साथ फाइट करने के लिए नहीं जा सकता। अगर मैं उनके साथ फाइट करने के लिए गया तो वो लड़का जू फैन मेरे बेटे को मार डालेगा। और यहीं पर हमारी एपिसोड 7 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? द बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 8 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मास्टर काई मास्टर जेन से कहते हैं, लेकिन मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उनके पास एक लड़का है, उनका बटलर, जिसका नाम जू फैन है। उसने मेरे बेटे पर कोई ऐसी टेक्निक यूज की थी जिसकी वजह से मेरा बेटा अभी भी तकलीफ में है। अगर मैंने उसके साथ कुछ पंगा लिया तो वो मेरे बेटे को मार डालेगा। मास्टर जेन उसे कहते हैं, मुझे तो लगता है कि तुम सिर्फ बहाना बना रहे हो। मास्टर काई कहते हैं, लेकिन सन के डैड भी तो यहीं पर है। मिस सन के डैड क्यों नहीं करते? उनकी बेटी ने ये सब कुछ मसला क्रिएट किया है और सन फैमिली वाले तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और कॉम्पिटेंट हैं और इंटेलिजेंट भी हैं। वो इस असाइनमेंट को बहुत ही अच्छे से कर लेंगे। मिस सन के डैड चिल्लाते हुए उसे कहते हैं, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुम हो तो ये करना नहीं चाहते और सारा मलबा मेरे ऊपर थोप रहे हो। मैं ये नहीं करूंगा। मास्टर जेन भी चिल्लाकर उन दोनों से कहते हैं, तुम दोनों तो बिल्कुल बेकार हो, रहने दो, तुम दोनों से ये ना हो पाएगा। मेरी नजर में एक और बंदा है, मैं उससे कहता हूँ वो ये काम जरूर कर देगा। और साथ ही वो मास्टर काई से कहते हैं, क्या तुमने वो चीज तैयार कर ली जो मैंने तुम्हें तैयार करने का कहा था? मास्टर काई कहते हैं, जी मास्टर, मैंने वो तैयार कर लिया है। मास्टर काई अपने पास से एक बुक निकालते हैं और कहते हैं, ये हमारी स्पिरिचुअल मार्शल आर्ट्स की बुक है। मास्टर जेन उससे वो बुक ले लेते हैं और साथ ही उसे एक और बुक देते हुए कहते हैं, इसके अंदर मीडियम लेवल की मार्शल आर्ट्स लिखी हुई है। तुम जो लो लेवल की मार्शल आर्ट्स करते हो उससे तो काफी बेहतर है, तुम इन्हें यूज कर सकते हो। मास्टर काई इस बात के लिए उनका शुक्रिया अदा करते हैं, जबकि जू फैन भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है,
एक लो लेवल स्पिरिचुअल बुक के बदले में इसे एक मीडियम लेवल की स्पिरिचुअल बुक दी गई है। मास्टर जेन इस लो लेवल की बुक का क्या करेंगे? मास्टर काई मास्टर जेन से पूछने हैं, क्या मैं आपसे जान सकता हूँ कि वो बंदा कौन है जिससे आप हेल्प लेने वाले हैं ये सारा काम करने के लिए? मास्टर जेन कहती है, क्योंकि तुम ये काम करने के लिए बहुत ज्यादा डर रहे हो, ना ही तुम और ना ही सन फैमिली वाले, तो मैंने एक बंदे को तलाश किया है जो कि हमारी योमिंग वैली से ही है। मिस सन के डैड मास्टर जेन से कहते हैं, लेकिन अगर वो बंदा योमिंग वैली से है तो इसका मतलब तो फिर से डायरेक्ट अटैक करना हो गया, इससे तो दोनों में जंग छिड़ जाएगी। मास्टर जेन उसे कहते हैं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, वो बंदा है तो हमारी योमिंग वैली से, लेकिन किसी को भी नहीं पता, वो एक सीक्रेट एजेंट की तरह है और वो इस वक्त माउंटेन ऑफ द ब्लैक विंड पर है। ये बात सुनकर ज़ूपेन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन उसी वक्त मास्टर काई को पता चल जाता है कि जहाँ पर कोई है जो इनकी बातें सुन रहा है। मास्टर जेन जल्दी से ऊपर की तरफ अटैक करते हैं और कहते हैं, कौन है वहाँ पर, कौन हमारी बातें सुन रहा है? ज़ूपेन जल्दी से अपने ब्लड बेबी को वहाँ से निकालता है, लेकिन मास्टर जेन उड़ते हुए इसके पीछे आते हैं। ज़ूपेन का ब्लड बेबी पीछे की तरफ देखता है। ज़ूपेन कहता है, ये मास्टर तो बहुत ज्यादा फास्ट है, जबकि बाकी के गार्ड्स भी देख लेते हैं और कहते हैं, ये क्या चीज है, क्योंकि उन लोगों ने पहले कभी ब्लड बेबी नहीं देखा। वो ब्लडी बेबी जल्दी से गार्ड की बॉडी के अंदर जाता है, जहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है और वो साथ ही वहाँ से गायब हो जाता है। मास्टर जेन और मास्टर काई भी वहीं पर आ जाते हैं। मास्टर काई मास्टर जेन से पूछते हैं, क्या आपको पता है कि ये किस किस्म का क्रिएचर था जो हम पर नजर रख रहा था? मास्टर जेन कहते हैं, मुझे नहीं पता कि ये क्या चीज थी, मुझे लगता है कि ये किसी डेविल कल्टीवेटर की कोई स्किल था। नेक्स्ट सीन होटल का दिखाया जाता है, जहाँ पर ज़ूपेन बैठा कल्टीवेट कर रहा है। वो ब्लडी बेबी सीधा वहीं पर वापस आ जाता है और ज़ूपेन की बॉडी में चला जाता है। ज़ूपेन कहता है, चलो शुक्र है मेरा ब्लडी बेबी वापस आ गया, वरना मास्टर जेन ने तो इसे मार ही डाला था। ज़ूपेन कहता है, अब क्योंकि ब्लडी बेबी को मैंने क्रिएट किया है और ये इस वक्त मेरी बॉडी के अंदर है, यानी बिल्कुल मेरे दिल की तरह काम करता है, और बाहर जो था वो इसका क्लोन था। अगर इसके क्लोन को डिस्ट्रॉय किया जाता है तो मेरी बॉडी को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, तो यानी कि मैं भी साथ ही मर जाऊंगा अगर मेरा ब्लडी बेबी मरता है। ज़ूपेन कहता है, अब जबकि ब्लडी बेबी वापस आ चुका है, चलो इससे जितनी भी पावर मिली है उस सब को कल्टीवेट करके अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाता हूँ। साथ ही ज़ूपेन कहता है, अब कुछ अरसे के लिए योमिंग वैली और कियानलॉन्ग के दरमियान फाइट नहीं होगी, लेकिन बहुत ही जल्दी कोई आने वाला है माउंटेन ऑफ द ब्लैक विंड से, तब मेरी लू फैमिली बहुत ज्यादा मुश्किल में पड़ जाएगी, इसलिए मुझे जल्दी से अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा ताकि मैं लू फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकूं। उसे ब्लडी बेबी से जितनी ज्यादा की पावर मिली होती है वो सारी एनर्जी से एक ब्लैक एनर्जी बॉल बनाता है और उस सबको कंप्रेस करते हुए अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ज़ूपेन कहता है, इस ब्लडी बेबी ने जितनी भी की पावर मुझे दी है उससे मेरी स्ट्रेंथ डबल हो गई है, अब मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। अब माउंटेन ऑफ ब्लैक विंड से जो आने वाला है वो यहाँ पर आकर सिर्फ मरने वाला है और उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। अगले दिन सुबह सुबह जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो दरवाजे के साथ मिस जिया खड़ी होती है। दरवाजा खुलने के साथ ही वो नीचे गिर जाती है क्योंकि वो दरवाजे के साथ टेक लगाकर सो रही थी। ज़ूपेन से कहता है, मिस जिया तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और साथ ही वो सोच रहा होता है, अगर जब मिस जिया नहीं होती, कोई दुश्मन होता तो दरवाजा खोलते साथ ही उसने मुझे मार देना था, मैं तो बहुत ज्यादा केयरलेस हूँ। मिस जिया शर्माते हुए उससे कहती है, तुम्हारे जख्म क्योंकि काफी ज्यादा गहरे थे इसलिए मैं यहीं पर रुकी हुई थी, मैं सारी रात यहीं पर इंतजार कर रही थी कि कहीं तुम्हारे जख्म बढ़ न जाए। साथ ही वो उसे कहती है, अब जबकि मैंने देख लिया तुम बिल्कुल ठीक हो तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ, और वो चली जाती है। ज़ूपेन उसे कहता है, जरा रुको एक मिनट, तुमने कहा कि तुम सारी रात यहीं पर रुकी हुई थी, क्या वाकई में तुम पूरी रात यहीं पर थी? मिस जिया वहाँ से शर्माते हुए चली जाती है। उस वक्त टोंगलिंग आगे बढ़ता है और ज़ूपेन से कहता है, चलो शुक्र है तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हारे जख्म इतने ज्यादा गहरे थे कि हमें लगा शायद तुम मरने वाले हो, इसलिए हम लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, और मिस जिया तो इतनी ज्यादा परेशान थी कि वो सारी रात यहीं पर रुकी रही और कहा कि वो तुम्हें गार्ड करेंगी। फिर वो सामने की तरफ देखता और कहता है, वैसे मिस जिया कहाँ पर है? वो तो अभी यहीं पर थी। ज़ूपेन कहता है, वो तो चली गई है, और साथ ही ज़ूपेन हल्का सा मुस्कुराता है, लेकिन जैसे ही वो मुस्कुराता है उसका हार्ट मैजिक फिर से एक्टिवेट हो जाता है। साथ ही उसका चेहरा भी ब्लश कर रहा होता है। मैं एक डीमन मैजिक एम्परर हूँ, मैं इस तरह के कर्ज से कैसे मुतासिर हो सकता हूँ? एक लड़की के ट्रीटमेंट की वजह से इस तरह मेरे साथ कैसे हो सकता है? मैं अपने आप को जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता जाता हूँ, ये हार्ट मैजिक भी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। ज़ूपेन संभलने के बाद टोंगलिंग से कहता है, मेरे साथ चलो, हम दोनों कियानलॉन्ग पवेलियन जा रहे हैं। टोंगलिंग उसे कहता है, लेकिन यंग मिस्टर मास्टर वो यहीं पर है, क्या उन्हें भी साथ लेना है? ज़ूपेन कहता है, नहीं, उन्हें यहीं पर रहने दो। कल के वाक़ये के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी जल्दी यहाँ पर अटैक करने के लिए आने वाला है, सब लोग डर चुके हैं, क्योंकि अब 7 फैमिलीज के अलावा और कोई भी ऐसी फैमिली नहीं है जो कि हमसे पंगा लेना चाहेगी। टोंगलिंग ज़ूपेन की बैक पर एक शाबाशी वाला थप्पड़ मारते हुए कहता है, देखो आजकल तुम कितने ज्यादा समझदार मार्शल आर्टिस्ट बन गए हो, तुमने पूरी लू फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर उठा ली है, जबकि मुझे अच्छी तरह से याद है इससे पहले तुम इतने ज्यादा समझदार नहीं हुआ करते थे, तुम तो सिर्फ हमारे बैकयार्ड में सफाई किया करते थे। फिर वो दोनों कियानलॉन्ग पवेलियन की तरफ चले जाते हैं। गेट पर जो दोनों सिक्योरिटी गार्ड खड़े होते हैं वो उनसे कहते हैं, प्लीज जल्दी से अंदर आ जाएं। वो उन्हें कहता है, क्या तुम लोग मुझे यहाँ पर रोकने नहीं वाले? कुछ दिन पहले तक तो तुम लोग मुझे जानते भी नहीं थे। एक गार्ड उसे कहता है,
इसी वजह से, क्योंकि हम लोग आपको जानते नहीं थे। आप तो वाकई में एक बहुत ही वैल्यूएबल कस्टमर हैं, क्योंकि आप एक वीआईपी गेस्ट हैं, इसलिए हम आपको कैसे रोक सकते हैं। आप अंदर जा सकते हैं। जैसे वो दोनों अंदर जाते हैं, सामने लॉन्गनोई खड़ी होती है। वो उसको देखते हैं, लॉन्गनोई उनको देखती है, लेकिन साथ में पीछे की तरफ पलट जाती है। ट्रांगलिंग ज़ूफेन से कहता है, अब इसको क्या हुआ? हमने तो इसे कुछ भी नहीं कहा। ज़ूफेन लॉन्गनोई से कहता है, मिस लॉन्गनोई, क्या क़ियानलॉन पवेलियन वाले अपने गेस्ट को इस तरह ट्रीट करते हैं? लॉन्गनोई उसे कहती है, तुम लोग यहाँ पर गेस्ट नहीं हो, और साथ ही वो उस पर गुस्सा हो जाती है। ज़ूफेन उसे कहता है, मिस लॉन्गनोई, अगर तुम्हें बिजनेस करना है तो तुम इस तरह बात बात पर गुस्सा नहीं हो सकती। बिजनेस में भी बहस करनी पड़ती है और बहुत सारी चालें भी चलनी पड़ती है। अगर तुम बात बात पर गुस्सा होती रहोगी तो तुम आगे नहीं बढ़ सकती। तुमसे अच्छा तो तुम्हारा कजन है लॉन्ग जी, वो बहुत ज्यादा समझदार है, क्योंकि कल जब मैंने वहाँ पर यूक्वान को मारा था तो वो वहीं मेरे सामने खड़ा था। उसने वहाँ पर एक लफ्ज भी नहीं बोला, क्योंकि उसे पता था कि ये सारा मेरा प्लान है और वो इस प्लान में फंस चुका है, और अगर वो वहाँ पर कुछ बोलेगा तो और ज्यादा मसला बिगड़ेगा। इसलिए वो चुपचाप वहाँ से वापस आ गया। मुझे लगता है कि वो तुमसे बहुत ज्यादा स्मार्ट और समझदार है। बिजनेस में कभी भी अपने इमोशंस और इफेक्शंस को सामने मत रखो, सिर्फ अपने फायदे को सामने रखना चाहिए। अब चलो ये सारी पर्सनल बातें फिर कभी कर लेंगे। मैं यहाँ पर बिजनेस के हवाले से आया हूँ, हम लोग बिजनेस करेंगे। चलो फिर बिजनेस की बात करते हैं। अंकल जू भी बाहर आ जाते हैं और कहते हैं, ज़ूफेन तुम फाइनली यहाँ पर वापस आ ही गए, चलो फिर बात करते हैं, तुमने जो कुछ भी हमारे साथ किया है। जबकि लॉन्ग जी भी उनके साथ ही होता है। लॉन्ग जी ज़ूफेन की तरफ देखता है और कहता है, कल जी बहुत ज्यादा जख्मी था, इतना कि ये चल भी नहीं सकता था, लेकिन अभी देखो ये बिल्कुल ठीक हो चुका है और इसके जख्म भी बच चुके हैं। ज़ूफेन मास्टर जीव से कहता है, मास्टर जीव, लॉन्गनोई को भी मेरे साथ बिजनेस करने दे, क्या आप यंग जनरेशन को मौका नहीं देने वाले? मास्टर जीव हंसते हुए कहते हैं, नहीं, कल तुमने मुझे बेवकूफ बना दिया था। अगर तुम इसके साथ कोई बिजनेस डील करोगे तो उससे भी ज्यादा बेवकूफ बना सकते हो। मैं तुम्हारे साथ बात करता हूँ, चलो आओ। अब मुझे पता है कि तुम्हारे पास फिर से एक प्लान है और तुम अपने उसी प्लान को पूरा करने के लिए यहाँ पर आए हो। मैं फिर से तुम्हारे यहाँ तो बेवकूफ नहीं बनने वाला, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो तो ये बुरा तुमसे भी ज्यादा स्मार्ट है। ज़ूफेन हंसते हुए कहता है, अंकल जीओ, आप तो बहुत ज्यादा महान हैं, मैं आपके साथ कैसे कंपेयर कर सकता हूँ, आप वाकई में बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं। मास्टर जी चिल्लाते हुए कहते हैं, जल्दी करो और बताओ तुम्हें हमसे क्या चाहिए, फिर से यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? ज़ूफेन मास्टर जीव से कहता है, मैं अपनी लू फैमिली के लिए एक नया घर ढूंढ रहा हूँ, क्या आप मुझे कोई घर रिकमेंड कर सकते हैं कि हम कौन सी जगह पर रह सकते हैं? मास्टर जीव से कहते हैं, मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूंगा? ज़ूफेन कहता है, क्योंकि आपने हमारा कर्जा अदा करना है, और दूसरी बात, आप लोग हम पर नजर भी रख सकते हैं कि हम लोग आज के बाद क्या करने वाले हैं। मास्टर जीव्स के पास उनका हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, लगता है ये लड़का दिमाग पढ़ सकता है। अभी मैं कल ही सोच रहा था कि हमें लू फैमिली पर नजर रखने के लिए उन्हें अपने पास ही रखना होगा, ताकि वो योमिंग वैली वालों के साथ न मिल जाए, क्योंकि वो लड़का काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मास्टर जीव कहते हैं, हालांकि मैं काफी ज्यादा समझदार हूँ, लेकिन इस लड़के ने तो मुझे अपने हाथों पर नचा दिया है। पता नहीं इस बार इसका प्लान क्या है, लेकिन ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। साथ ही ज़ूफेन मास्टर जीव से कहता है, मेरे पास एक बहुत ही खास इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको दे सकता हूँ। लॉन्गनोई से कहती है, तुम्हारे पास ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो कि हमारी क़ियानलॉन पवेलियन के काम आ सकती है? ज़ूफेन कहता है, मुझे पता है कि आप 7 एम्पायर्स फैमिलीज में काफी ज्यादा बड़ी फैमिली है और आपके रिसोर्सेज बहुत ज्यादा तगड़े हैं और आपको इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं है, लेकिन मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको कहीं से नहीं मिलेगी। मास्टर जीव से कहते हैं, पहले मुझे सुनने दो, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन क्या है, उसके बाद डिसाइड करेंगे। ज़ूफेन कहता है, क्या तुम्हें इस बारे में पता है कि यूमिंग वैली वाले बहुत ही जल्दी तुम लोगों पर अटैक करने वाले हैं? वो सारे बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, वहाँ पर अटैक नहीं कर सकते। लॉन्ग जी कहता है, मैंने उन पर नजर रखी हुई है, वो लोग ऐसा कुछ भी नहीं प्लान कर रहे। लॉन्गनोई उनसे कहती है, मुझे लगता है कि ये फिर से हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए हमें इसकी बात नहीं सुननी चाहिए। लॉन्ग जी उसे कहता है, क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है? ज़ूफेन कहता है, नहीं, मेरे पास सबूत नहीं है। ज़ूफेन कहता है, मुझे बस इतना पता है कि मैंने जिस बंदे को वहाँ पर देखा है वो बहुत ज्यादा बूढ़ा है, और साथ ही मास्टर काई भी उसे अपना मास्टर कह रहे थे, और उसका नाम मास्टर जेन था। ये नाम सुनते ही मास्टर जीव बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, तो इतना ज्यादा गुस्सा होते हैं कि अपनी फुल पावर को रिलीज कर देते हैं। ज़ूफेन पीछे की तरफ धकेला जाता है। ज़ूफेन कहता है, इसका किलिंग इंटेंट तो बहुत ज्यादा है। मास्टर जीव से पूछता है, मास्टर जेन के साथ आपका क्या ताल्लुक है? लॉन्ग जीव से कहता है, ये दोनों आपस में दुश्मन है, मास्टर जीव की एक आंख उसी ने निकाली थी, इसलिए उसका नाम सुनकर ये बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 8 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? द बुक ऑफ एस्पर की एपिसोड 9 के साथ हाजिर हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ज़ूफेन मास्टर जेन का नाम लेता है, जिसकी वजह से मास्टर जीव बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं। लॉन्ग जीव से बताता है, मास्टर जीव की एक आंख मास्टर जेन ने निकाली थी, इस वजह से ये उससे बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। ज़ूफेन उनसे माफी मांगते हुए कहता है, मैं आपसे माफी चाहता हूँ कि मैंने गलती से आपके सामने उनका नाम ले लिया, मुझे नहीं पता था कि आप उससे इतनी ज्यादा नफरत करते हैं। मास्टर जीव कहते हैं, कोई बात नहीं, तुमने ठीक किया जो मुझे पहले बता दिया कि वहाँ पर अटैक करने वाले हैं। मास्टर जीव से कहते हैं, अब जबकि तुमने मुझे उसका सारा हुलिया बता दिया है और तुमने बताया कि वो मास्टर जेन ही है, मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा।
हमारे मेंशन से 100 मीटर की रेंज में खाली घर है, तुम वहाँ पर जाकर रह सकते हो, वो हमारा ही है। जू फैन और टांगलिंग दोनों ही मास्टर जीव का शुक्रिया अदा करते हैं और फिर वापस चले आते हैं। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से वापस की तरफ आ रहे होते हैं, मास्टर जीव से पूछते हैं, लेकिन तुमने उस बूढ़े को कहाँ पर देखा था? जू फैन कहता है, मैंने उसे काई मेंशन में देखा था, लेकिन वो रात के वक्त वहाँ पर थे, लेकिन अब मुझे पता है वो कहाँ पर है। वो इस वक्त मिसेस सन के घर पर है। फिर जू फैन टांगलिंग के साथ वहाँ से वापस आ जाता है, जबकि मास्टर जी लॉन्ग जी से कहते हैं, हमारी सारी फैमिली को एक मैसेज भेजो, उनसे कहो कि यहाँ पर और भी स्ट्रॉन्ग एल्डर्स की जरूरत है, हमारी एक फाइट होने वाली है यूमिंग वैली के साथ। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि जेन यहाँ पर इस सिटी से जिंदा वापस जाए। उसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरे सिटी में आने की? उसने मेरी आंख निकाली थी, अब इसके बदले में मैं उसकी जान लूंगा। नेक्स्ट सीन में मिस जिया और जून हाई उन दोनों को दिखाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि वो सब लोग टियानलांग पवेलियन में रहने वाले हैं। जू फैन टांगलिंग से कहता है, क्या तुम इन सारे गार्ड्स का जो कि यहाँ पर खड़े हैं इनका लीडर बनना चाहोगे? टांगलिंग उसे कहता है, लेकिन मैं इनका लीडर कैसे बन सकता हूँ? यहाँ पर जितने भी गार्ड्स हैं वो सारे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, मैं तो इनमें से एक बन जाऊं यही काफी है, लीडर बनना तो बहुत दूर की बात है। जू फैन उसे कहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम इन सभी गार्ड्स के लीडर बन जाओगे। टांगलिंग उसे कहता है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, अगर तुम कह रहे हो तो ऐसा हो सकता है। इसी वक्त वहाँ पर मिस लॉन्गनुई आ जाती है और कहती है, ऐसा होना बिल्कुल नामुमकिन है, ख्वाब देखना छोड़ दो। लॉन्गनुई जू फैन से कहती है, मुझे लगा था तुम सिर्फ लोगों को धोखा देते हो, तुम तो अपनी फैमिली को भी धोखा दे रहे हो, तुम इसे झूठे ख्वाब दिखा रहे हो जो कि ये कभी नहीं कर सकता। तुम्हारे इस स्ट्रॉन्गलिंग के पास जितनी क्वालिफिकेशन है उसकी मदद से तो ये सिर्फ 6 लेयर तक पहुंच सकता है, ये 6 लेयर से आगे नहीं जा सकता, और तुम इसे हमारे गार्ड्स के साथ कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हो। लॉन्गनुई उन सबको शर्मिंदा करते हुए कहती है, तुम सब लोग एक छोटी फैमिली से हो, हमारी जैसी बड़ी फैमिली के साथ अपने आप को बराबरी पर लाने की कोशिश मत करो, ये एक ख्वाब है जो कभी पूरा नहीं हो सकता। जू फैन लॉन्गनुई से कहता है, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुम्हारे पास पावर है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी को परेशान कर सकती हो, अगर हम लोग तुमसे वीक हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा वीक ही रहेंगे। लॉन्गनुई से कहती है, मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा, मैंने बिल्कुल ठीक कहा है, तुम सब लोग दिन में सपने देख रहे हो एक बड़ी फैमिली बनने के, तुम्हारा सपना तुम लोगों को खुश कर सकता है लेकिन ये कभी पूरा नहीं होने वाला। इस तरह की बड़ी फैमिली बनने के लिए सदियां लगती हैं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी इंटेलिजेंस को यूज करते हुए, अपनी मक्कारी को इस्तेमाल करते हुए हमारी टियानलांग पवेलियन की मदद से एक बहुत बड़ी फैमिली बन जाओगे? ऐसा नहीं होने वाला। तुम सिर्फ कुएं में बैठे हुए एक मेंढक हो, तुम्हें नहीं पता कि दुनिया कितनी बड़ी है। मिस जिया आगे बढ़ती है और जू फैन से कहती है, जू फैन तुम्हें पीछे हट जाना चाहिए, वो बिल्कुल ठीक कह रही है। जू फैन उसे कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं कुएं में बैठा हुआ एक मेंढक हूँ? चलो फिर तुम्हें दिखाता हूँ। जबकि लॉन्गनुई से कहता है, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो, अब बस करो। जू फैन मिस जिया से कहता है, मुझे कुछ स्पिरिचुअल स्टोन्स की जरूरत है, क्या आपकी परमिशन है? साथ ही वो कुछ स्पिरिचुअल स्टोन्स लेकर घर के ऊपर चला जाता है, छत के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है। लॉन्गनुई से कहती है, ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम इसके ऊपर ऐसे नहीं जा सकते, क्या तुम्हें मैनर्स नहीं आते? जाओ और अपने घर की छत पर जाकर इस तरह करो। जू फैन से कहता है, क्या तुमने लेवल 3 की फॉर्मेशन के बारे में सुना है जो कि प्रोटेक्शन के लिए होती है? लॉन्गजी और लॉन्गनुई दोनों ही जब पास उनका बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ये वाली फॉर्मेशन तो सिर्फ अंकल जियो को आती है, इसके अलावा किसी को भी नहीं आती क्योंकि ये बहुत ही खास फॉर्मेशन है। जू फैन छत के ऊपर से ऊपर की तरफ जंप करता है और अपने पास से सारे सिक्कों को हवा में उछाल देता है। सिक्के यानी कि स्पिरिचुअल स्टोन्स को हवा में उछाल देता है। वो सारे स्पिरिचुअल स्टोन्स हवा में से नीचे आकर जमीन पर गिरते हैं और उनमें से रोशनी निकलती है। फिर जू फैन भी नीचे आ जाता है। लॉन्गनुई से कहती है, ये तुम क्या कर रही हो? जू फैन कहता है, अभी तुम्हें करके दिखाता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। ताकि वो अपने हाथों को जोड़कर एक मंत्र बोलता है। जैसे ही वो उस मैजिकल वर्ड्स को बोलता है तो जमीन के अंदर से गोल्डन ड्रैगन्स निकलते हैं। जैसे ही वो ड्रैगन जमीन में से बाहर निकलते हैं, उसी वक्त मास्टर जेन का सीन दिखाते हैं जो कि बैठे कल्टीवेट कर रहे होते हैं। उन्हें भी महसूस होता है। वो कहते हैं, आज जो प्रोटेक्शन वाली फॉर्मेशन किसने ओपन की है? लगता है कि जो मास्टर जियो ने की है, लेकिन साथ ही वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं, लेकिन ये वाली फॉर्मेशन तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके पास इतनी एबिलिटी नहीं कि वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन को सेटअप कर सके। जबकि मास्टर जियो भी अपने मेंशन में खड़े देख रहे होते हैं और कहते हैं, ये तो मेरे वाली अरे है, लेकिन इसे कौन परफॉर्म कर रहा है? मास्टर जियो भी कहते हैं, ये तो मेरे वाली अरे नहीं है, ये तो मेरे वाली से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आहिर कौन परफॉर्म कर रहा है? जबकि वहाँ से दूर माउंटेन के ऊपर एक बंदे को दिखाते हैं। वो भी इस तरफ देखकर कहता है, आहिर फॉर्मेशन किसने सेटअप की है? कहीं मास्टर जेन ने अपना प्लान चेंज तो नहीं कर दिया? उन्होंने प्लान से पहले ही आगे बढ़कर उन पर अटैक तो नहीं कर दिया? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मास्टर ने मुझे कहा था कि लू फैमिली पर अटैक करना है, लेकिन वो खुद उन पर अटैक क्यों करेंगे? जू फैन के वो सारे ड्रैगन हवा में उड़ते हुए वापस उस घर में जमीन के अंदर चले जाते हैं और वहाँ से एक फॉर्मेशन ओपन होती है और एक शील्ड बनती है जो कि उस पूरे घर को कवर कर लेती है। लॉन्गनुई जू फैन से पूछती है, तुमने अभी भी क्या किया? जू फैन उसे कोई भी जवाब
जवाब नहीं देता। लॉन्गवी कहती है, अब क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? जू फैन सीधा मिस जिया के पास जाता है और कहता है, मैंने अभी अभी एक पैनलॉन्ग फॉर्मेशन को सेटअप किया है जो कि सिर्फ लेवल 3 की है, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा वीक है और जो स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर्स के सामने नहीं टिक पाएगी, इसलिए हमें लेवल 5 की फॉर्मेशन की जरूरत है। लेकिन लेवल 5 की फॉर्मेशन के लिए हमें बहुत सारे स्पिरिचुअल स्टोन्स की जरूरत होगी जो कि हमारे पास नहीं है। लेवल 5 का सुनते ही लॉन्ग जी और लॉन्ग नुई दोनों ही हैरान हो जाते हैं क्योंकि मास्टर जू भी अभी तक सिर्फ लेवल 3 पर पहुंचे हैं। लॉन्ग जी कहता है, हमारी 7 फैमिलीज में सिर्फ कुछ ही लोग ऐसे हैं जो कि लेवल 5 तक पहुंच पाए हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इस लेवल तक नहीं पहुंच पाते। ये बहुत ज्यादा यंग है, लेकिन फिर भी लेवल 5 की फॉर्मेशन में कैसे सेटअप कर सकता है? कहीं ये फिर से बेवकूफ बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहा? लेकिन अगर ये सच कह रहा है तो ये तो बहुत ज्यादा हैरान करने वाली बात है। क्या ये वाकई में एक लेवल 5 की फॉर्मेशन को बना सकता है? लॉन्ग जी और लॉन्ग नुई अभी भी उनकी तरफ देख रहे होते हैं। मिस जिया भी एक्टिंग करते हुए कहती है, जू फैन चलो ठीक है, तुमने अभी तो स्पिरिचुअल स्टोन्स को यूज कर लिया है, लेकिन अगली बार इतने ज्यादा स्पिरिचुअल स्टोन्स को यूज करने से पहले मेरी परमिशन जरूर ले लेना, वरना मैं तुम्हें सजा दूंगी। तुम्हारे लिए लेवल 3 की फॉर्मेशन काफी है। फिर वो अपनी फैमिली के साथ आगे बढ़ जाते हैं अपने मेंशन की तरफ। उनके जाने के बाद लॉन्ग नुई कहती है, इसने अपनी ट्रू पावर दिखाई दी, अब यहाँ पर इस एरिया में भी एक लेवल 3 की फॉर्मेशन है, लेकिन सवाल ये है, क्या ये वाकई में लेवल 5 की फॉर्मेशन बना सकता है या नहीं? जबकि उसी वक्त वहाँ पर मास्टर जू भी उठते हुए आ जाते हैं और कहते हैं, एक छोटी फैमिली के पास इस तरह का टैलेंट कैसे हो सकता है? मास्टर उन दोनों से पूछते हैं, यहाँ पर ये शील्ड किसने लगाई है? लॉन्ग जी अंकल जू से कहता है, ये प्रोटेक्शन शील्ड लू फैमिली के बटलर जू फैन ने लगाई है। मास्टर जू ये सुनकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, इस तरह की फॉर्मेशन को सीखने के लिए सालों लग जाते हैं, लेकिन उस लड़के ने इसको कैसे परफॉर्म कर लिया? मास्टर जू उसकी फॉर्मेशन की तरफ देखते हैं और कहते हैं, मैं इतना ज्यादा बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन अभी तक सिर्फ लेवल 3 पर पहुंचा हूँ और ये बिल्कुल यंग है, फिर भी ये लेवल 3 तक पहुंच चुका है। मास्टर जू उन दोनों से कहते हैं, उसे मेरे पास बुलाओ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। उसे कहना कि मास्टर जू उससे बात करना चाहती है। नेक्स्ट सीन में दोनों फैमिलीज फिर से एक साथ होती है। मास्टर जू जू फैन को इस पर ब्रदर कहते हैं। लॉन्ग जी कहता है, अंकल जू सिर्फ उसी को ब्रदर कहते हैं जिसकी वो इज्जत करते हैं, इसका मतलब वो जू फैन को भी एक मार्शल आर्टिस्ट मानना शुरू कर दिया है। जू फैन उनके सामने अपना सर झुकाकर रिस्पेक्ट देते हुए कहता है, मुझे नहीं पता कि बिग ब्रदर को मुझसे क्या चाहिए। उसकी बात सुनकर लॉन्ग जी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंकल जी को बड़ा भाई कहने की? जबकि मास्टर जी हंसते हुए कहते हैं, अब जबकि तुमने मुझे अपना बड़ा भाई कह ही दिया है, तो फिर मैं इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं मनाऊंगा, ऐसे तुम मेरे छोटे भाई हो। मास्टर जी से कहते हैं, अगर तुम लेवल 5 की फॉर्मेशन बना सकते हो, तुम्हारे पास इतनी ज्यादा एबिलिटीज और पावर्स हैं, फिर तुम एक छोटी सी फैमिली लू फैमिली के बटलर क्यों बनकर रहना चाहते हो? मेरे पास तुम्हारे लिए ऑफर है, अगर तुम qianlong पवेलियन को ज्वाइन कर लेते हो तो हम तुम्हें एक अच्छा ओहदा देंगे। जू फैन कहता है, क्या वाकई में यही ऑफर है? मास्टर जू से कहते हैं, हाँ बिल्कुल यही ऑफर है, मेरी qianlong पवेलियन की फैमिली को ज्वाइन कर लो, मैं तुम्हें अपनी फैमिली का एक एल्डर बना दूंगा। यहाँ तक कि अगर मेरी फैमिली के हेड भी तुम्हें मिलते हैं तो वो भी तुम्हारे साथ इज्जत से पेश आएंगे, वो भी तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे। लॉन्ग जी और लॉन्ग नुई उनकी बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, लेकिन मास्टर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? एल्डर की पोजीशन तो हमारी फैमिली में सबसे बड़ी पोजीशन है, एक तो ये बाहर वाला है और ऊपर से ये बहुत ज्यादा यंग है, हम इसे अपनी फैमिली का एल्डर कैसे बनने दे सकते हैं? हम इसे अपना एल्डर नहीं मानेंगे। जू फैन कहता है, जब मेरी मिस जून के साथ फाइट हुई थी तभी मैंने इस बात को प्रेडिक्ट कर लिया था कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि इस कल्टीवेशन की दुनिया में अगर आप लोग लेवल 5 की फॉर्मेशन बना सकते हैं तो इसका मतलब सभी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, यहाँ तक कि टिंजू एम्पायर के एम्परर भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। मास्टर जू से कहते हैं, तो छोटे भाई तुमने क्या सोचा है? जू फैन कहता है, ठीक है, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। मास्टर से कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, जल्दी से बताओ तुम क्या शर्त रखना चाहते हो? अगर हम तुम्हारी शर्त को पूरा कर सकते हुए तो हम लोग उसे जरूर पूरा करेंगे, तुम जल्दी से बताओ। जू फैन लॉन्ग नुई की तरफ इशारा करते हुए कहता है, मैं चाहता हूँ कि ये लड़की मेरे लिए एक चाय का गर्म कप लेकर आए और उसके बाद मेरे पाँव धोए, फिर मेरे बिस्तर में मेरे साथ सोए। लॉन्ग नुई बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, इस तरह के सपने देखना बंद कर दो, ऐसा नहीं होने वाला। मास्टर जू से कहते हैं, शांत हो जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये सिर्फ मजाक कर रहा है। जू फैन उनसे कहता है, हाँ बिल्कुल मैं मजाक कर रहा हूँ। जू फैन कहता है, मेरे पास एक फैमिली है और अब मेरे पास एक घर भी है, मुझे और क्या चाहिए होगा? मैं सिर्फ अपनी लू फैमिली के लिए चाहता हूँ कि वो लोग अमन और शांति के साथ रहें और उनकी जान को कोई भी खतरा ना हो। मास्टर जू कहते हैं, ये लड़का तो बहुत ज्यादा सादा है जो कि अपनी लू फैमिली के लिए मांग रहा है। मास्टर जू कहते हैं, ठीक है, मुझे तुम्हारी कंडीशन एक्सेप्ट है, जब तक तुम्हारी लू फैमिली हमारे qianlong पवेलियन में रहेगी या फिर इस सिटी में रहेगी, उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी सारी हम लोगों पर होगी। qianlong पवेलियन उनको प्रोटेक्ट करेगा, यहाँ तक कि उनके बच्चों के बच्चों को भी प्रोटेक्ट करेगा। मास्टर जू से कहते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आज के बाद तुम qianlong पवेलियन के एक ग्रेट एल्डर हो। मैं अपनी फैमिली को इस बारे में इन्फॉर्म कर देता हूँ, 3 दिन के बाद मैं तुम्हें अपनी फैमिली के हेडक्वार्टर में लेकर जाऊंगा, जहाँ पर तुम हमारे हेड से मिलोगे। जू फैन से कहता है, जरा रुको, मैंने ऐसा तो कहा ही नहीं कि मैं तुम्हारी फैमिली को ज्वाइन करके तुम्हारी फैमिली का एक एल्डर बनूंगा। ये बात सुनते ही मास्टर जू बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, तुम इसे क्यों
रिजेक्ट कर रहे हो? तुमने अभी भी मुझे बेवकूफ बनाया है। जू फैन कहता है, नहीं मैंने तुम्हें बेवकूफ नहीं बनाया। अगर तुमने मुझे आधा घंटा पहले बुलाया होता तो मैं सेम कंडीशन के साथ तुम्हारा एल्डर बनने के लिए तैयार हो जाता, लेकिन अब बात कुछ और है। मास्टर जी से पूछते हैं, तो फिर अब क्या हो गया? आधा घंटा पहले ऐसा क्या था जो अब नहीं है? तुमने अपना माइंड क्यों चेंज कर लिया? और यहीं पर हमारी एपिसोड 9 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? द बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 10 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मास्टर जियो जू फैन से कहते हैं हमारी फैमिली के एल्डर बन जाओ, लेकिन जू फैन उनको मना कर देता है, कहता है नहीं मैं आपकी फैमिली का एल्डर नहीं बन सकता। अगर आप आधा घंटा पहले मुझसे यही सवाल पूछते तो मैं हाँ कर देता, लेकिन अब नहीं, अब कुछ चेंज हो चुका है। मास्टर जी कहते हैं लेकिन मुझे भी तो बताओ अब ऐसा क्या चेंज हो गया है? जू फैन कहता है अपनी लॉन्ग वे से पूछ लो, इसे सब कुछ पता है। जू फैन कहता है क्या तुम्हें अभी तक याद है थोड़ी देर पहले तुमने मुझसे क्या कहा था? साथ में खड़ा हो जाता है और कहता है मैं तुमसे वादा करता हूँ अगले 10 साल बाद तुम देखना कि मैं लू फैमिली को 7 फैमिली से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फैमिली बना दूंगा। इतना कहकर वो वहाँ से वापस मुड़ जाता है। मास्टर जी लुई से पूछते हैं तुमने उस लड़के को ऐसा क्या कहा है? लॉन्ग जी भी क्योंकि वहीं पर खड़ा होता है, वो अंकल जी को सारी बात बता देता है कि लॉन्ग लुई ने उसकी बेइज्जती की थी कि वो एक छोटी फैमिली से है, इसलिए उन लोगों को बड़े ख्वाब नहीं देखने चाहिए। अंकल जी उसकी सारी बात सुनने के बाद लॉन्ग लुई से कहते हैं मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि अगर कोई छोटा है तो उसे छोटा मत कहो, क्योंकि कल को वो बड़ा भी हो सकता है। कभी भी किसी की इंसल्ट मत करो। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है। की वजह से तो जू फैन इतना ज्यादा गुस्से में था और उसने हमारी फैमिली की इतनी बड़ी ऑफर को भी ठुकरा दिया। लॉन्ग जी कहता है लेकिन अंकल क्या आपको इस बात पर यकीन है कि लास्ट बार उसने जो कहा है कि 10 साल में वो अपनी लू फैमिली को 7 एम्पायर फैमिली से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देगा? क्या आपको लगता है वो ऐसा कर पाएगा? मास्टर जी उसकी बात सुनने के बाद थोड़ी देर सोचते हैं और कहते हैं जू फैन एक बहुत बड़ा जीनियस है जिसके पास लेवल 5 की टेक्निक्स हैं। मुझे इस बात में जरा भी शक नहीं है। जू फैन जब तक लू फैमिली के साथ है वो 7 इंपीरियल फैमिली से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। तुम लोग इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि हम भी एक बड़ी फैमिली है, लेकिन हमने उसे अपनी फैमिली का एल्डर बनाने के लिए कहा था और हम लोग उसे ऐसी ऑफर दे सकते हैं तो बाकी की फैमिलीज वाले भी उसे ऑफर दे सकते हैं। जू फैन वहाँ से वापस आते हुए सोच रहा होता है मैंने एक बहुत ही अच्छा मौका गंवा दिया। अगर मैं उनकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता तो इससे हमारी लू फैमिली की सेफ्टी गारंटी हो जाती, यानी कि कियानवांग पवेलियन वाले उन्हें हमेशा प्रोटेक्ट करते। लेकिन साथ ही वो लॉन्ग वे की बात को सोचता है और वो उससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है 7 ह्यूमन किंग्स ने मुझे ऐसा ही कहा था कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं सपने देख रहा हूँ। जू फैन कहता है मेरे पास अपनी डीमन की कल्टीवेशन की टेक्निक्स हैं, मैं इन्हीं टेक्निक्स को यूज करते हुए ह्यूमन से भी आगे जाऊंगा और ह्यूमन से भी स्ट्रॉन्ग बनूंगा। मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। मैं 7 इंपीरियल फैमिली से लू फैमिली को स्ट्रॉन्ग बनाकर रहूंगा। अब मेरे पास सिर्फ 2 ही मिशन है, एक तो अपनी लू फैमिली को प्रोटेक्ट करना है ताकि मैं अपने हार्ट मैजिक को खत्म कर सकूं, और दूसरी बात मुझे अपनी डीमन कल्टीवेशन मेथड्स को भी इम्प्रूव करना होगा। अगर मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा तो इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे मैं अचीव नहीं कर सकता। अगर 7 एम्परर्स भी मुझे रोकने के लिए आएंगे तो मैं उन सबको डिस्ट्रॉय कर दूंगा। फिर फ्यूचर में एक दिन ऐसा भी आएगा जब मैं अपनी लू फैमिली को इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दूंगा। मेरे लिए ये कुछ भी मुश्किल नहीं है क्योंकि मैं मैजिक एम्परर हूँ, मैजिक एम्परर जू जी फैन। जू फैन जैसे ही वापस आता है वो सारे उसे देखकर चौंक जाते हैं। मिस जियाओ से कहती है मास्टर जू तुमसे किस बारे में बात करना चाहते थे? जू फैन कहता है मास्टर जू ने मुझे इनविटेशन दिया है अपनी फैमिली को ज्वाइन करने का, वो चाहते हैं कि मैं उनकी फैमिली का एक एल्डर बन जाऊं। मिस जियाओ की बात सुनकर उदास हो जाती है और साथ ही उसे कंग्रेचुलेट करते हुए कहती है तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो, कियानवांग पवेलियन में तुम्हारा फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है, हमारे साथ रहकर तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। जू फैन उसके पास से गुजरते हुए कहता है लेकिन मैंने उनकी ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। वो सारे लोग जो बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। मिस जिया चिल्लाकर उसे कहती है लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? जू फैन से कहता है मेरे पास कोई वजह नहीं है कि मैंने उनको क्यों रिजेक्ट किया, ना ही मैं तुम लोगों को इस बात का जवाब देने वाला हूँ, क्योंकि ये मेरा फैसला है कि मुझे तुम्हारी फैमिली से क्या मिल रहा है या क्या मिलने वाला है। ये मैंने डिसाइड करना है कि मुझे कौन सी फैमिली को ज्वाइन करना है और कौन सी फैमिली को छोड़ना है। और आज के बाद से मैं लू फैमिली का बटलर हूँ और मैं कोशिश करूंगा कि अगले 10 साल में मैं लू फैमिली को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दूं, लू फैमिली 7 इंपीरियल फैमिली से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाए। नेक्स्ट सीन रात के वक्त का होता है। जू फैन फिर से अपने ब्लडी बेबी को बाहर भेजता है लोगों से की पावर को चुराने के लिए, लेकिन जैसे वो बाहर से भेजता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। जू फैन कहता है आज तो काई फैमिली के गार्ड भी बाहर नहीं है, पता नहीं वो लोग कहाँ पर चले गए हैं। लगता है कि मास्टर काई और उनका बेटा अपने किसी कमरे में छुपकर डर के मारे कांप रहे होंगे। उसी वक्त उसे सामने कोई नजर आता है। जू फैन कहता है चलो मुझे यहाँ पर कोई तो नजर आया। वहाँ पर एक लड़की होती है जिसने मास्क लगाया होता है, लेकिन वो कियानवांग पवेलियन की टेरिटरी में होती है और छुपकर उन पर नजर रख रही होती है। जू फैन कहता है ये यहाँ पर क्या कर रही है, वो भी कियानवांग पवेलियन में। थोड़ी देर उन पर नजर रखने के बाद वो वहाँ से वापस आ जाती है, जबकि ब्लडी बेबी उसका पीछा करता है।
वो वापस एक घर में आती है जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं। वो उसे कहती है, मिस आपकी इन्वेस्टिगेशन कैसी रही, क्या आपने देखा वहाँ पर क्या चल रहा है। लड़की वहाँ पर आकर अपना मास्क उतारती है। ज़ूफेन भी जो देखा हैरान हो जाता है और कहता है, ये तो एक लड़की है। वहाँ पर एक और लड़की होती है। वो उसे कहती है, जाओ कोई जल्दी से जाकर एक पेपर और पेन लेकर आओ। वो पेपर के ऊपर सारा नक्शा बना देती है क़ियानलोंग पवेलियन का। वो उनसे कहती है, मैंने सारा नक्शा बना दिया है और मैं तुमको बताती हूँ कि कहाँ कहाँ पर गार्ड्स हैं और कहाँ पर गार्ड्स नहीं है। उस लड़की के साथ जितने भी वहाँ पर लोग होते हैं वो सारे चंपू से ही लग रहे होते हैं। वो कहते हैं, अगर वहाँ पर इतनी ज्यादा गार्ड है तो हम लोग उन पर अटैक कैसे कर सकते हैं। क़ियानलोंग पवेलियन वाले हैं 7 फैमिलीज में से एक बड़ी फैमिली है। हमें तो लगता है कि वहाँ पर पहुँचने से पहले ही हम लोग मारे जाएंगे क्योंकि उनके गार्ड्स भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो लड़की उनसे कहती है, तुम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं। मेरे भाई ने योमिंग वैली वालों के साथ एक डील कर ली है। योमिंग वैली वाले उनके साथ जाकर फाइट करेंगे जिससे उनका ध्यान बढ़ जाएगा। फिर हम लोग वहाँ पर आसानी से अंदर जा सकते हैं और लू फैमिली पर अटैक कर सकते हैं। लू फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं सभी को मार डालना, सिर्फ मिस जिया को पकड़कर यहाँ पर लाना है। ये बात सुनकर ज़ूफेन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। ज़ूफेन कहता है, तो इसका मतलब ये मेरी लू फैमिली पर अटैक करने वाले हैं और सभी को मारकर सिर्फ मिस जिया को जिंदा रखने वाले हैं। वो मुंडे से कहते हैं, मिस हमें आपसे एक बात करनी है जो कि आपके भाई के बारे में है। वो उनसे कहती है, हाँ क्यों नहीं, कहो क्या कहना है। वो कहते हैं, हमें इस बात की समझ नहीं आई कि आपके भाई शाओजाई का जुमिंग वैली वालों के साथ क्या ताल्लुक है। क्या वाकई में जुमिंग वैली वाले उसकी बात सुनेंगे या नहीं। अच्छा ठीक है, अगर जुमिंग वैली वाले हमारी हेल्प कर भी देते हैं, हम लोग यहाँ पर क़ियानलोंग पवेलियन पर अटैक करने की बात कर रहे हैं। अगर हम लोगों ने क़ियानलोंग पवेलियन पर अटैक किया, वो 7 फैमिलीज में से एक बड़ी फैमिली है, वो लोग बाद में भी हम पर अटैक करेंगे और हमें ढूंढकर मारना शुरू कर देंगे। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, क्या बाद में भी जुमिंग वैली वाले हमारी हेल्प करेंगे या नहीं। अगर उन लोगों ने हमें इग्नोर कर दिया तो हम सब लोग तो मारे जाएंगे। लड़की उनसे कहती है, तो इसका मतलब तुम्हें मरने से डर लग रहा है। तो उनको तो बहुत ज्यादा शर्म आनी चाहिए क्योंकि अगर मिस्टर लाओजाई को पता चल गया तो वो भी बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाएंगे। हम ये सब कुछ मिस्टर लाओजाई को हील करने के लिए कर रहे हैं। क्या तुम लोग नहीं चाहते कि मिस्टर लाओजाई फिर से ठीक हो जाए। वो सारे लोग आगे से सर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। वो लड़की उनसे कहती है, जल्दी से सभी लोग रेडी हो जाओ, हमें सारा प्लान तैयार करना है। जी तुम लोगों की और कोई भी बात नहीं सुननी, हम लोग अटैक करेंगे। सारे उसके सामने हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं, ठीक है यंग मिस, हम लोग ऐसे ही करेंगे जैसा आपने कहा है। फिर वो सारे लोग रूम से बाहर चले जाते हैं। ज़ूफेन कहता है, चलो अब मेरी बारी है, मैं अंदर चल के देखता हूँ ये लड़की कितनी स्ट्रॉन्ग है। उसके साथ एक और छोटी लड़की होती है जिसका नाम जाओ कुई होता है। जाओ कुई उसकी तारीफ करते हुए कहती है, यंग मिस आप तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, आप तो वाकई में हमारी लीडर बनने के लायक हैं, आप बहुत ही अच्छे फैसले करती हैं। मिस उसे कहती है, लेकिन अगर मेरे स्टेप फादर अभी तक ठीक होते और वो बीमार नहीं होते तो वो मुझसे भी अच्छे फैसले करते। इस बात में कोई भी शक नहीं है क्योंकि वो बहुत ज्यादा अमेजिंग लीडर है। जाओ कुई उसे कहती है, लेकिन इन सारे लोगों को आप पर बहुत ज्यादा भरोसा है इसलिए वो आपकी बात मानेंगे। मिस उसे कहती है, तुम्हें मुझे चेयर करने की जरूरत नहीं, मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं तो बस उम्मीद करती हूँ कि एक बार लू फैमिली पर अटैक करने के बाद हमें उनका ट्रेजर मिल जाए जिसकी मदद से हम अपने फादर को हील कर सकेंगे। जाओ कुई उसे कहती है, आप बहुत ज्यादा अच्छी हैं, आपकी ये ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। ज़ूफेन अंदर आता है और कहता है, छोटी लड़की हो, तुम्हारी जो ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होने वाली। इन ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए दम की जरूरत होती है क्योंकि तुम लोगों में बिल्कुल भी नहीं है। ये बात तुम लोगों से किसने कह दी कि लू फैमिली के पास जो ट्रेजर है वो तुम्हारे बाप को हील कर सकता है। यंग मिस चिल्लाकर कहती है, तुम कौन हो। ज़ूफेन जल्दी से नीचे उतर आता है और कहता है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ तुम लोगों से बात करने के लिए आया हूँ, तुम्हें नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं आया। मैं तो बस चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे साथ आराम से चलो और मुझे सारी बात एक्सप्लेन करो जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। यंग मिस उसे कहती है, आखिर तुम हो कौन, जल्दी से बताओ। ज़ूफेन कहता है, ओ मैं तो भूल ही गया था अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना, मैं लू फैमिली का बटलर हूँ, मेरा नाम ज़ूफेन है। ये बात सुनते ही यंग मिस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और साथ ही अपनी इलेक्ट्रिक पावर को रिलीज करते हुए उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और कहती है, तुम लू फैमिली से हो तो इसका मतलब तुम्हें आज यहीं पर मरना होगा। ज़ूफेन उसकी टेक्निक देखकर कहता है, तुम्हारे पास जो टेक्निक है ये फाइटिंग टेक्निक काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन अफसोस ये मेरे सामने बिल्कुल बेकार है। साथ ही ज़ूफेन अपने ब्लडी बेबी को निकालता है और उसकी बॉडी के अंदर दाखिल कर देता है और कहता है, तुम्हारे लिए मुझे बहुत तरस आ रहा है क्योंकि तुम मेरे सामने नहीं टिक पाओगी क्योंकि मेरे पास ब्लडी बेबी की पावर है। जैसे ही वो ब्लडी बेबी उसकी बॉडी के अंदर जाता है वो लड़की उसके फ्री पहुंचकर वहीं पर रुक जाती है। वो उसे कहती है, तुमने मेरे साथ क्या किया है। ज़ूफेन कहता है, ज्यादा कुछ नहीं, मैंने बस तुम्हारी बॉडी को पैरालाइज किया है। और साथ ही ज़ूफेन उसको उठा लेता है। जैसे ही वो उसे उठाकर वहाँ से जाने लगता है ज़ाओकुई चिल्लाकर कहती है, मेरी यंग मिस को छोड़ दो। ज़ूफेन कहता है, मैं तुम्हें तो भूल ही गया था। फिर वो उसे भी उठा लेता है। वो उन दोनों को उठाकर वापस अपने पैलेस की तरफ आ जाता है। उनके पैलेस के बाहर जो गार्ड्स खड़े होते हैं वो उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं, बटलर लू, लगता है कि तुम आज बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले हो। जबकि लांगली भी वहीं पर खड़ी होती है और कहती है, सारे लड़के एक ही जैसे होते हैं, इन सभी को लड़की के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। ज़ूफेन उन दोनों लड़कियों को अपने रूम के अंदर ले आता है और उन्हें उठाकर फर्श पर फेंक देता है। ज़ाओकुई उठती है और कहती है,
ये हमें कहाँ पर ले आया है। जैसे वो अपनी यंग मिस की तरफ देखती है तो उसकी बॉडी पैरालाइज होती है। वो कहती है तुमने मेरी यंग मिस के साथ क्या किया है। जूपेन जैसी पैरालिसिस को खत्म करता है वो अपना नाइफ निकालकर फिर से उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। जैसे वो अपना नाइफ उसकी गर्दन में करीब ले जाती है, जूपेन उसे फिर से पैरालाइज कर देता है क्योंकि उसका ब्लडी बेबी उसकी बॉडी के अंदर है। जूपेन उसे कहता है तुम मुझ पर अटैक क्यों कर रही हो, मैंने तुम्हें बताया भी है कि मैं तुम्हें यहाँ पर सिर्फ कुछ सवाल पूछने के लिए लाया हूँ। तुम मुझे मेरे सवालों के जवाब दे दो, फिर मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा और मेरे सामने इस तरह के वेपन्स तो मत ही निकालो। तो अगर मैंने इन वेपन्स को यूज करना शुरू किया तो तुम्हारे बचने का कोई चांस नहीं। जूपेन उसके हाथ से वो वेपन ले लेता है और साथ ही उसे कहता है मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे कपड़ों के नीचे इस तरह का कोई डेंजरस वेपन हो सकता है। अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारे कपड़े उतार कर तलाशी ले सकता हूँ। यंग मिस चिल्लाकर उसे कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह की बात करने की। जूपेन उसके बहुत ज्यादा करीब हो जाता है और उसे कहता है मैं इस तरह की हिम्मत कर सकता हूँ, ये तुम्हारे पर डिपेंड करता है। अगर तुम मेरे सवालों के जवाब दोगी तो तुम्हें कुछ नहीं करूंगा और अगर नहीं दोगी तो मैं तुम्हारे पूरे कपड़े उतार दूंगा। जूपेन उसे कहता है जल्दी से बताओ तुम कौन हो और तुम इस शहर में क्या करने के लिए आई हो। वो आगे से उसे कोई भी जवाब नहीं देती। जूपेन जल्दी से उसके कपड़े फाड़ देता है। जाओ भी भागती हुई आती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी यंग मिस के कपड़े फाड़ने की। उसी वक्त जाओफैन उसकी तरफ देखता है और उसके कपड़े भी फाड़ देता है। वो भी रोते हुए दूसरी तरफ मुंह कर लेती है। जूपेन फिर से यंग मिस से पूछता है तुम कौन हो और इस शहर में क्या करने के लिए आई हो। लड़की उसे फिर से कोई जवाब नहीं देती। जूपेन उसके थोड़े से और कपड़े फाड़ देता है। वो लड़की चिल्लाना शुरू कर देती है। जूपेन उसे कहता है चिल्लाने का कोई फायदा नहीं, मैंने तुमसे कहा था अगर मेरे सवालों के जवाब नहीं दोगी तो मैं तुम्हारे सारे कपड़े फाड़ दूंगा। अब जल्दी से बताओ तुम कौन हो और इस शहर में क्या कर रही हो। और यहीं पर हमारी एपिसोड 10 का एंड हो जाता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।